चलिए बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ध्यान देंगे, यहां पर हीट जो है वो कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकता है, उसके क्या क्या वेज हैं। मोड्स मतलब क्या होता है? वेज, नंबर ऑफ वेज कितने, तो 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। हीट के कितने मोड्स हैं? 3 मोड है। इसका मैं एक एग्जांपल चाय बना के बताता हूं। चाय बनाने आती होगी सबको ना? ठीक है, आइए, बहुत ही आसान है। अगर आपने ये चाय बनाना सीख लिया तो आपको तीनों चीज समझ में आ जाएगी, हीट कैसे कैसे ट्रांसफर करता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले क्या लोगे बच्चों आप? एक पतीली ले लिया हमने, समझ आ रहा है? पूरा मेटल का ही है, इधर हैंडल में प्लास्टिक लगा है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, पूरा मेटल का है। ठीक है, और अब चाय बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं आपको मालूम है? सबसे पहले आप लोगे पानी, है ना? पानी में डालोगे चाय पत्ती, है ना? उसको उसमें शक्कर डाल दोगे, और फिर बहुत सारा और भी टेस्ट लाने के लिए आप उसमें अदरक डाल दोगे थोड़ा, अगर सर, है ना, इलायची डाल दोगे। खैर ये सब एक्स्ट्रा चीज है। हाँ, ओके, अच्छा, ये सब चीज अब इसमें ना आप चाय बनाओ, चाहे सिर्फ पानी गर्म करो, चल जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को चाय पीने का नहीं है। तो हमने यहां पर पानी ले लिया, चाय पत्ती डाल दिया, सब कुछ डाल के इसको अभी हीट करना शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा, होगा क्या मालूम है? थोड़ी देर के बाद जब आपको क्या करना, मैंने बोला पूरा मेटल का ही है, तो आप क्या करोगे? आप तो हीट यहां से कर रहे हो, है ना? आप जब इसको चाय को उतारोगे ऐसे पकड़ के डायरेक्टली, डायरेक्ट ऐसे बैर हैंडेड से, समझ में आ रहा है? बैर हैंडेड अगर मैं इसको ऐसे उठा के रखता हूं, क्या लगेगा? झटका, चटका लगेगा, है ना? ऐसा क्यों हो गया भाई? गर्म तो यहां कर रहे हैं, यहां पर क्यों मुझे चटका लग रहा है? हाँ, कौन ट्रांसफर हो रही है? हीट ट्रांसफर हो रही है। तो हीट मेटल के थ्रू यहां पर ऐसे ट्रांसफर होती है और यहां पहुंचती है, तो इसलिए अपने को यहां पर क्या लगा? झटका लगा। अच्छा, ये जो हीट यहां से मेटल में जा रही है ना, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये मेटल जो है ना छोटे छोटे एटम से बना हुआ है, किससे बना हुआ है? छोटे छोटे एटम से बना हुआ है। फिर ऐसे यहां पर सब एटम्स बैठे हुए हैं लाइन से। अच्छा, मैंने ये वाले एटम को हीट किया, क्या ये वाला एटम उधर जाके तुमको चटका दिया? बोलो बोलो, नहीं ना। मेटल जिससे बना हुआ है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट। आप तो इसको हीट कर रहे हो, क्या ये वहां जाके आपको झटका दिया? जैसे ही आप हाथ लगाने आते हो ये उधर भाग के जाता है, झटका देता है, ऐसा होता है? नहीं। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, यहाँ के जो एटम्स है ना, जब इसको हीट करना शुरू करते हो तो ये वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। क्या करना शुरू करते हैं? वाइब्रेट। सलमान खान की मूवी देखा होगा आप लोग ने, वांटेड? नहीं, उसमें एक ट्रेन का सीन है जिसमें ट्रेन हिलती रहती है ऐसे, हाँ, तो सलमान खान भी उसमें ऐसा हिलता रहता है। फिर बाजू में वो जो आयशा टाकिया हीरोइन, वो भी ऐसे ऐसे हिलने लगती है। तो ये क्या है बेसिकली? सुनो बात को, एटम क्या बोल, सबका नहीं मालूम है मेरे को, ठीक है? तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, तो उसके बाजू वाला भी वाइब्रेट करने लगता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब आप इसको हीट करते हो यहां वाले एटम्स को, तो इसको एनर्जी मिल रही है। ठीक है, वो एनर्जी वाइब्रेट कर रहा है, मतलब वो काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, फिर वही एनर्जी बाजू वाले को मिलती है, वही उसके बाजू वाले को, वही उसके बाजू वाले को। तो ऐसे एक एटम से दूसरे एटम में ये हीट क्या होती रहती है? ट्रांसफर होती रहती है, और फिर वहां पहुंचती है। ठीक है, तो ये वाला जो मोड है इसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हीट यहां पर क्या हुई? कंडक्ट हुई। एक और एग्जांपल बताता हूं जो डे टू डे लाइफ में आप लोग देखते हैं। ठीक है, आपकी मम्मी बोलती है कि भाजी भाजी चला दे जरा, है ना? और आप क्या करते हैं? ऐसे भाजी चलाया और उसके बाद चम्मच भूल के आ गए, फिर थोड़ी देर बाद वापस उसको हिलाना पड़ता है ना? फिर मम्मी बोलती है जा वापस से जरा हिला दे, तो आप जब वापस जाते हो चम्मच तो भूल गए थे आप, जब वापस चम्मच को पकड़ते हो तो क्या होता है? चटका लग जाता है। तो यहां पर हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है? चम्मच को तो गर्म कर नहीं रहे थे हम तो कढ़ाई को गर्म कर रहे हैं। तो हीट यहां पर क्या हो रही है? कंडक्ट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। लेकिन ये जो मोड है ये कंडक्शन वाला मोड है। कौन सा मोड है? कंडक्शन। कंडक्शन समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा भी समझते हैं, दूसरा भी समझ रहे हैं हम लोग, कॉन्वेक्शन। क्या समझेंगे? कॉन्वेक्शन।
अच्छा यहां पर जो है ना बच्चों, ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे जो बना दिया मैंने, हाँ। तो आप तो ये नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल को हीट कर रहे हो। अच्छा कभी पानी कैसे उबलते देखा हुआ है? नहीं देखा है? देखा होगा सभी बच्चों ने। तो होता क्या है कि जब आप इसको हीट करते हो तो नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है, नीचे वाला जो मॉलिक्यूल, उसको चटका लगता है, ये भागता है ऊपर की तरफ। इसको हीट करते हो तो नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल को क्या होगा, भाई हीट कर रहे हो, भागेगा किधर, ऊपर की तरफ भागता है। और ऊपर वाला किधर आएगा, नीचे। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये देखो, जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं यहां से ऊपर, और ऊपर वाला किधर आ रहा है, ऊपर वाला जब नीचे आता है तो उसको भी झटका लगता है, वो भागता है। तो ये कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे ऐसे। और आपने पानी को ऐसे देखा होगा ना, ऐसे 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 उबलता रहता है, नहीं है ना? तो क्या होता है, नीचे वाले को झटका लगता है, ऊपर आता है, ऊपर वाला नीचे, ऐसा चलता रहता है कहानी। नहीं आई बात समझ में? अच्छा यहां पर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो, उसमें पार्टिकल्स माइग्रेट कर रहा है नीचे से ऊपर। पार्टिकल्स मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हीट को यहां से वहां ले जा रहा है, हीट को नीचे से ऊपर ले जा रहा है। तो जिसमें माइग्रेशन इन्वॉल्व होता है, एटम एक जगह से दूसरी जगह जाता है हीट को लेके, वो आपका होता है कॉन्वेक्शन। क्या होता है? कॉन्वेक्शन। अच्छा अब मुझे बताओ, किचन में सभी बच्चे खाना बनाते हुए मम्मी को देखा होगा, या खुद भी थोड़ा बहुत बनाए होंगे कभी, है ना? किचन में ठंडी लगती है ना बहुत, है ना? किचन में गर्मी लगती है भाई, बराबर ना? अच्छा किसी ने एग्जॉस्ट फैन भी लगा रखा होगा वहां पर, है ना? अच्छा तो आप सुनो, आपको जो किचन में खाना वहां बन रहा है सामने, ठीक है, और आप अगर थोड़ा किचन अगर हॉल से कनेक्टेड है तो हॉल में भी जो है ना अपने को गर्मी लग रही होती है ना? या जो दूर बैठा है ना, गैस वहां जल रहा है, यहां बैठा है बंदा, ठीक है, इसको भी जो है ना गर्मी लग रही होती है। क्यों लग रही होती है पता है? क्योंकि हीट जो है ना वो रेडिएशन वेव्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेव फॉर्म में जो है ना इधर पे पहुंच रही होती है। इसका एक और एग्जांपल आपको बताता हूं बच्चों। ठंडी का मौसम जब आता है, आप क्या करते हो, गार्डन में बैठते हो, लकड़ियां चुनते हो, ठीक है, और उसको जलाते हो। उसके बाद क्या करते हैं, दूर बैठ के ओम बड़ीम बड़ीम स्वाहा, हाँ ये क्या कर रहे होते हैं आप? हाँ आप उसको सेकते हैं, ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या करते हैं, वो रेडिएशन आ रहा है जो आप हाथ में उसको एब्जॉर्ब करते हो, फिर ऐसे ऐसे, हाँ रेडिएशन से नहा रहे हो जैसे। नहीं करते सभी बच्चे? जिसको क्या ठंडी का मौसम आएगा सब ऑब्जर्व करोगे आप, है ना? अच्छा खैर ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो मोड है वो कौन सा है, रेडिएशन है। तो हमारे पास जो है ना बच्चों, हीट ट्रांसफर होने के कितने मोड्स हैं? 3 मोड्स हैं। अगर कोई कंडक्टर के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है और हमको झटका लग रहा है तो ये क्या हो, जैसे कोई एक रॉड है, एक रॉड आप आग के ऊपर रख दोगे, उसका एक किनारा, ठीक है, और दूसरे को आप पकड़ के रखोगे, तो यहां पर आपको झटका लगेगा। कौन सा मोड होगा? कंडक्शन होगा, है ना? ठीक है, कहीं पर आग जल रही है, दूर बैठे हो आप, लेकिन वो भी गर्मी लग रही है आपको, वो क्या होगा, रेडिएशन होगा। समझ आ रहा है? अभी जो पानी ऐसे उबल रहा है, नीचे वाला पानी हीट लेकर ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर ऊपर जो हीट रिलीज करता है, फिर ठंडा वाला नीचे आता है। इधर पे क्या हो रहा है, पार्टिकल माइग्रेट कर रहा है ऐसे, कॉन्वेक्शन हो गया। कुछ आई बात समझ में कि नहीं आई? ओके। सी ब्रीजिंग वगैरह जो आप लोग देखो, समुद्र में जो हवा चलती है, समुद्र के जूह चौपाटी के पास, सी ब्रीजिंग, ये कॉन्वेक्शन का ही एक एप्लीकेशन है, कॉन्वेक्शन। समझ आ रहा है? अच्छा तो मेरे ख्याल से तीनों मोड्स आपको समझ में आ गए। अभी थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इसमें कंडक्शन है, कॉन्वेक्शन है और रेडिएशन, ये तीनों चीज मैं समझा चुका आपको, है ना? अभी इसको फर्दर डिटेल में, इसको 11th में हम लोग ने डिस्कस किया था, ठीक है, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन और क्या, रेडिएशन। इनमें सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस कौन सा है? कंडक्शन है, ये इंटरमीडिएट होता है, बीच में होता है ईंधन के। और रेडिएशन क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा ना, समझ आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये क्या होगा, फास्टेस्ट मोड होगा। अंडरस्टूड? फास्टेस्ट मोड। अच्छा अब अपने को इन दोनों को डिटेल में नहीं पढ़ना है,
ठीक है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसके लिए कंडक्शन होने के लिए मीडियम चाहिए। कंडक्शन होने के लिए क्या चाहिए? अभी जब पानी रहेगा तभी तो वो नीचे से ऊपर जाएगा। मान लो आपने खाली पतीली रखा हुआ है, हाँ, अरे जो कंटेनर लिया था मैंने जिसमें चाय बनाया था, अब उसमें पानी नहीं डाला है हमने, पानी नहीं डाला बच्चों, तो क्या कॉन्वेक्शन होगा? नहीं होगा। तो उसमें मटेरियल मीडियम चाहिए। कॉन्वेक्शन के लिए आपको मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, कंडक्शन करने के लिए भी आपने चम्मच अगर नहीं रखा, चम्मच नहीं भूले, तो क्या आपको झटका लगेगा? तो उसमें मटेरियल रिक्वायर्ड है, मीडियम इज रिक्वायर्ड। अच्छा, रेडिएशन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। समझ में आ रहा है? तो मीडियम की जरूरत नहीं है। मीडियम अगर नहीं भी रहा, यहां तो एयर रहता है, एयर नहीं भी रहा ना तब भी हीट आप तक पहुंचेगी। समझ आ रहा है? बिकॉज रेडिएशन क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रो, जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, फॉर इट्स प्रोपगेशन। अच्छा, अब हम लोग जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो रेडिएशन के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करेंगे? रेडिएशन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं थर्मल रेडिएशन। कौन सा रेडिएशन बच्चों? थर्मल रेडिएशन। अच्छा, अब सुनो, कोई भी चीज अगर मैं क्या कर दूं, कोई हॉट ऑब्जेक्ट, हमने एक लोहे की बॉल ले लिया, उसको बहुत ज्यादा गर्म किया और उसके बाद क्या कर दिया, ऐसे एटमॉस्फेयर में ऐसे रख दिया, है ना? थोड़ी देर बाद क्या होगा? है ना, क्या हो जाएगा? थोड़ी देर के बाद उसका टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा। कब तक डिक्रीज होगा? जब तक एटमॉस्फेयर और उसका क्या ना हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, बराबर बराबर ना हो जाए। तो ये हीट निकालेगा। क्या निकालेगा ये? अब मान लेते हैं इसको आइसोलेटेड है, ये कैसा है? इसको कोई भी चीज ऑब्जेक्ट टच नहीं है, टच नहीं किया हुआ है। तो टच नहीं किया है तो कंडक्शन नहीं होगा, टच नहीं किया है तो क्या नहीं होगा? क्योंकि कंडक्शन के लिए मीडियम चाहिए ना। ठीक है, अगर किसी के ऊपर, मैंने इसको हाइपोथेटिकली सोचो कि आपने आइसोलेट कर दिया उसको, उसके आसपास में कुछ नहीं है, एयर भी नहीं है। एयर होगी तो कन्वेक्शन होगा, एयर होगी तो क्या होगा? कन्वेक्शन। एयर होगी तो कैसे कन्वेक्शन होगा? सोचो, आपने कोई हॉट ऑब्जेक्ट रखा, इसके ऊपर की जो एयर इससे टकराएगी वो हॉट हो जाएगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी, वो किधर भागेगी? ऊपर। ऊपर वाले किधर आएगी? झटका लगेगा, ऊपर जाएगी। तो ऐसे चलेगा यहां पर। तो एयर भी नहीं है, सिर्फ एक हॉट ऑब्जेक्ट है बस, इसके अराउंड में कुछ भी चीज नहीं है जो उसको टच करके रखी हुई है। ठीक है, ऐसा हाइपोथेटिकली सोच रहा, आप बोलेंगे सर हवा में कैसे लटकेगा? तो अज्यूम करिए कि कुछ नहीं है इसके, आइसोलेटेड है। कैसा है? आइसोलेट। अब ये हीट कैसे ट्रांसफर करेगा? रेडिएशन पक्का, क्योंकि रेडिएशन के लिए क्या नहीं चाहिए अपने को? मीडियम। कोई भी टच करके नहीं रखा, इसके आसपास में कुछ नहीं है, तो हीट जो है वो कैसे होगी? रेडिएट करेगी। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में क्या करेगी? रेडिएट करेगी। समझ आ रहा है? इसी को हम लोग क्या कहेंगे? थर्मल रेडिएशन। क्या करेंगे? थर्मल रेडिएशन। और एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी हम लोग टेम्परेचर में बात करें, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर मेरा कम है और इस ऑब्जेक्ट का क्या है? ज्यादा, तो ये हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब भी करता है और क्या करता है? रिलीज भी करता है। लेकिन ज्यादा क्या करेगा? रिलीज ज्यादा करेगा, एब्जॉर्ब कम करेगा। समझ आ रहा है? इसलिए इसका टेम्परेचर धीमे 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 क्या होगा? कम होता जाएगा, क्योंकि ये लॉस ज्यादा करेगा। अगर फॉर एग्जांपल सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर क्या है? कम है, तो ये रिलीज भी कर रहा है और एब्जॉर्ब भी कर रहा है, लेकिन ज्यादा क्या करेगा? एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं समझा? अगर कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, इस चैप्टर में यही सब चीज अपन बात करने वाले, सराउंडिंग से ज्यादा है, इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है, तो ये रेडिएशन निकालेगा भी और सराउंडिंग से हीट जो है ना वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब भी करेगा। लेकिन ज्यादा क्या करेगा? बराबर, रेडिएशन ज्यादा निकालेगा ही, और जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर क्या होगा? धीमे धीमे कम होगा। अगर ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है तो एब्जॉर्ब भी करेगा, रेडिएट भी करेगा, लेकिन ज्यादा क्या करेगा? एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से क्या है? कम है। अगर कम रहेगा तो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो रिलीज ज्यादा करेगा, रेडिएट ज्यादा करेगा। अंडरस्टूड? ओके ओके। तो थर्मल रेडिएशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन याद रखना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि रेडिएशन क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना? तो हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एमिटेड बाय ऑब्जेक्ट। कौन निकालेगा? ये ऑब्जेक्ट निकालेगा, विच आर एट हायर टेम्परेचर,
विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। तो थर्मल रेडिएशन क्या हो गया? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कौन निकालेगा? ऑब्जेक्ट निकालेगा जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग से क्या है? ज्यादा है। जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग से क्या है? ज्यादा है। इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। डेफिनेशन हो गया, समझ में आ गया थर्मल रेडिएशन क्या होता है। अच्छा नेक्स्ट, अब इसको याद रखिएगा मैं क्या बताने चाहिए। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। अब ये जो मैंने एरो बनाया उसके 3 हिस्से कर दिया मैंने, ठीक है, समझने के लिए। आपको एग्जाम में ऐसा बना के करने का जरूरत नहीं है, ये मैंने ऐसा बनाया हुआ समझने के लिए। मेरे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसको आपने हीट दिया। क्यू मतलब यहां पर कौन है? हीट है। क्यू यहां पर कौन है? हीट है बच्चों। तो हीट आई। अब ये हीट को जो है ना वो 3 तरीके से उसके साथ बिहेव कर सकता है। कैसे? सुनो, ये टोटल हीट में से कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये वाला पार्ट मैंने क्या बोल दिया कि इसने क्या कर दिया? एब्जॉर्ब कर लिया। ए स्मॉल में ए लिखा है मतलब एब्जॉर्प्शन, समझ आ रहा है? ठीक है, तो क्यू ए कौन होगा? क्यू में से इतना हीट क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। अच्छा, ये जो बीच वाला मैंने ऐसे एरो बनाया, देखो ये क्या हो गया? आर पार हो गया, ट्रांसमिट हो गया। क्या हो गया? आर पार। आर पार मतलब क्या हो गया? ट्रांसमिट। अच्छा, कुछ हिस्से को इसने यहीं से लौटा दिया वापस, रिफ्लेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। तो आने वाली हीट के साथ में ये 3 तरीके से बिहेव कर सकता है। इसमें से कुछ हिस्सा ये क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ हिस्सा आर पार यानी ट्रांसमिट कर देगा, और कुछ वहीं से भगा देगा, सरफेस से ही भगा देगा। सरफेस से ही भगा दिया तो वो रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या इतनी कहानी समझ आई? आसान है, डायग्रामेटिकली चीजें समझ आ गई क्या हो रहा है? ओके। तो Q कौन है? टोटल हीट गिवन। इतना हीट हमने इस ऑब्जेक्ट को दिया है, ऑब्जेक्ट ने हमको नहीं दिया है, हमने उसको दिया, यानी सराउंडिंग से मान लो इतना हीट इसमें आया। QA कौन है? हीट एब्जॉर्ब्ड। QT कौन है? हीट ट्रांसमिटेड। QR कौन है? हीट रिफ्लेक्टेड। आई होप इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, फर्दर ओके, लेट Q be the total heat incident on an object and QA, QT, QR be the respective amount of heat absorbed, transmitted and reflected by the object। नहीं समझा? खुद से लिखना है पॉइंट। कैपिटल Q कौन है? जल्दी से बताओ। ठीक है, टोटल हीट गिवन टू द ऑब्जेक्ट है ना। उसमें से QA, QT और QR कौन है? QA क्वांटिटी ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, QT ट्रांसमिटेड, QR अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड। और डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि क्या एब्जॉर्ब मतलब क्या, ट्रांसमिट मतलब क्या, और रिफ्लेक्ट मतलब क्या। रिफ्लेक्ट मतलब बाहर से ही भगा देना, कोई दरवाजे से आया दरवाजे से ही भगा देने का। नहीं आ रही बात समझ में? और एब्जॉर्ब मतलब क्या हुआ? दरवाजा खोल के अंदर बिठा देना। और ट्रांसमिट मतलब दरवाजा वहां से भी खोलने का, यहां से भी एक दरवाजा बनाने का, वहां से मतलब एंट्री है और यहां से क्या हो गया? एग्जिट। ये हो गया ट्रांसमिट। नहीं समझे बात को? ओके चलो। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट ने, मान लीजिए 100 मैंने इसको दिया, नंबर में बात कर रहा हूं, कितना दिया हमने? ये पूरा 100। इसमें से 50 इसने एब्जॉर्ब कर दिया। कितना एब्जॉर्ब किया? 25 ट्रांसमिट कर दिया, और 25 क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। अगर इन सबको मिलाओगे तो क्या इसके बराबर होगा? ये 100 है, ये 50 है, ये 25 है, और ये भी 25 है। मिलाओ बच्चों, 50 25 75 और 25 100 हो जाएगा। तो क्या Q इन तीनों के सम के बराबर नहीं होगा? तो मैथमेटिकली आपको समझ में आ गया Q किसके बराबर होगा? QA QR प्लस QT। ठीक है, तो यहां पर क्या आपको ये स्टेटमेंट समझ आ रहा है कि क्यों लिखा गया है ऐसा? Therefore Q is equal to QA QR प्लस QT। अच्छा, अब आगे की कहानी सुनो, आगे की कहानी सुनो। आगे बहुत आसान है। इसको ना हम लोग डिवाइड करते हैं बाई Q। क्यों करते हैं मैं रीजन बताऊंगा। डिवाइड बाय क्या कर दो बच्चों? उसको पूरे को Q अपॉन Q कट होके क्या आ जाएगा? यहां पर बचा QA अपॉन Q, QR अपॉन Q, QT अपॉन Q। ये कौन है पता है? ये कौन है? आ जाओ थोड़ा सा बात करते हैं।
डायरेक्ट मैं सिंबल बता सकता हूं लेकिन फील आना चाहिए इसका। अच्छा टोटल आपने कितना दिया था, मैंने नंबर में आपको बताया, टोटल हमने दिया इसको 100। कितना दिया भाई? टोटल हमने इसको 100 दिया। इसमें से ये 50 क्या कर लिया? एब्जॉर्ब। 25 क्या कर दिया? ट्रांसमिट। 25 क्या कर दिया? अगर मैं आपसे ये पूछूं इसने टोटल में से कितना हिस्सा, फ्रैक्शन में बात करूं, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब कितना किया? बोलो बोलो। 50% में 50 हो जाएगा, फ्रैक्शन में 50 नहीं हो। ये देखो सुनो बात को, 50 एब्जॉर्ब किया ना, कितने में से? 100 में से। मतलब आप बोल सकते हो ना कि आधा एब्जॉर्ब किया, 1/2 मतलब आधा, तो टोटल जितना है उसका आधा एब्जॉर्ब किया। नहीं आई बात समझ में? अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए ट्रांसमिट कितना किया, तो आप क्या करोगे? ऊपर लिखोगे 25 और नीचे लिखोगे 100। 100 में से 25 ट्रांसमिट कर दिया। तो यहां पर अगर इसको काटोगे तो आपको पता है 25 चौक 100, 1/4, 1/4 क्या हो जाएगा? 1/4। और ये वाला सेम 1/4 आ जाएगा। समझ रहे बात को? और इन सबको मिलाते हैं, 1/4 मतलब 0.25 होता है बच्चों। 1/4 मतलब कितना होता है? 1/2 मतलब होता है 0.50 भी कर देता हूं तो आपको समझ में, 0.50, 0.25। और ये वाला भी कितना होगा? अच्छा टोटल फ्रैक्शन कितना आता है? हमेशा कहीं पर भी बात करो टोटल फ्रैक्शन हमेशा कितना होता है? 1 होता है। 0.25 प्लस 0.25 0.50, 0.5 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो टोटल फ्रैक्शन इधर देखो क्या था? इक्वल टू 1 था। क्या था? 1। तो टोटल फ्रैक्शन इज ऑलवेज, केमिस्ट्री में भी काम आएगा, याद रखना। सॉल्यूशन चैप्टर जब हम लोग करेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा, वहां पर मोल फ्रैक्शन की बात हो रही होती है। ठीक है, तो टोटल फ्रैक्शन इज ऑलवेज। इसका एक और एग्जांपल बताता हूं, आपने रोटी वाला कहानी तो सुना ही होगा ना। देखो ये रोटी है बच्चों, इसके आपने 4 हिस्से कर दिए और ये एक हिस्सा मान लो आपको मिला, इसको क्या बोलते हैं अपन? 1/4। 4 हिस्से किया तो उसमें से एक हिस्सा क्या होगा? 1/4। अच्छा ये 3 हिस्सा क्या होगा? 3/4। ठीक है, 3/4 मतलब 1/4 मतलब 0.14 3/4 यानी, अच्छा दोनों को मिलाऊंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। टोटल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। इस बात को ध्यान रखो, टोटल फ्रैक्शन इज ऑलवेज। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो यहां से कुछ हमको ये समझ में आ रहा है बच्चों, डिवाइड बाय क्यू करने पर ये तो हो गया 1 जो कि टोटल फ्रैक्शन है। इसमें से कितना फ्रैक्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुआ है? क्यूए अपॉन क्यू। कितना एब्जॉर्ब हुआ है? कितना फ्रैक्शन ऑफ हीट, मैंने ऐसे अगर पूछूं हीट एब्जॉर्ब कितना है तो क्यूए है। फ्रैक्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब तो क्या बोलोगे? क्यूए बाय कैपिटल क्यू। फ्रैक्शन ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड, क्यू आर बाय क्यू। फ्रैक्शन ऑफ हीट ट्रांसमिटेड, जब भी फ्रैक्शन फ्रैक्शन बोलूंगा याद रखना डिवाइड में टोटल आएगा। फ्रैक्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब बोला तो क्यूए बाय क्यू, रिफ्लेक्टेड बोला तो क्यू आर बाय क्यू, फ्रैक्शन ऑफ हीट ट्रांसमिटेड बोलूंगा तो क्यू टी बाय क्यू। अब इसको हम लोग ने सिंबल दे दिया है बच्चों, क्यूए बाय क्यू को स्मॉल ए सिंबल दे दिया है। क्या दे दिया है? स्मॉल ए। क्यू आर बाय क्यू को स्मॉल आर सिंबल दे दिया है। क्यू टी बाय क्यू को क्या दे दिया है? टी आर, ट्रांसमिटेड का टी आर ऐसे दिया, टी भी लिख सकते थे अपन टी, लेकिन क्या होता है कि समटाइम टाइम समझ लेते हो इसलिए ऐसा टी आर लिखकर बता रहा है कि आप उसको टाइम ना समझो। समझ आ रही बात? अच्छा तो ये सब कौन है समझ में आ रहा है ना? फ्रैक्शंस हैं। ए आर और टी आर कौन है? फ्रैक्शन। अब इंडिविजुअली इसको 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 अपने को अलग से पढ़ना है, जो कि मैंने एक टेबल में बना के दिया है ताकि एक साथ सारी चीजें कंपैरेटिवली जब पढ़ोगे तो हो जाएगी। अब इधर आ जाओ, चलो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्टिव पावर, जो स्मॉल ए हम लोग ने बात किया ना, कौन? स्मॉल ए का नाम है, अलग अलग नाम है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बोला जाता है। ठीक है, और इसका और भी नाम है एब्जॉर्प्टिव पावर और एब्जॉर्प्टिविटी। क्या क्या नाम है ए का? अच्छा कोएफिशिएंट के टर्म में तीनों का नाम सेम है, लेकिन ये वाले नाम ऐसे सेम नहीं होंगे। जैसे रिफ्लेक्टिव पावर नहीं होगा, ये
रिफ्लेक्टिविटी नहीं कहा जाता है, समझ आ रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। क्या बोलेंगे? ए का नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, आर का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और टी आर का नाम है, ठीक है। अच्छा, इसके और भी नाम है जिसको आपको याद रखना है, जैसे इसका नाम और उसके नाम में, लेकिन अभी आगे चल के आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। हाँ, सिमिलर। इसमें ए का नाम एब्जॉर्प्टिव पावर भी है और एब्जॉर्प्टिविटी भी कहते हैं, लेकिन यहां पर डिफरेंट नाम आएगा। आर का नाम रिफ्लेक्टेंस और टी आर का नाम ट्रांसमिटेंस। आर का नाम क्या है? रिफ्लेक्टेंस, और टी आर का नाम ट्रांसमिटेंस। ये अलग अलग नाम इस्तेमाल क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चन में जब न्यूमेरिकल्स वगैरह में आप देखोगे तो नाम अलग अलग, कभी कई मरतबा कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने बोल दिया है ना, या उसका डेफिनेशन पूछ लिया। कई मरतबा आपको बोलेगा डिफाइन रिफ्लेक्टेंस। तो अलग अलग नाम आपको क्यों पता होना चाहिए? ताकि क्वेश्चन समझ आए। आपको आंसर आता होगा लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, तो इसलिए अलग अलग नाम भी आपको याद रखना है। तो खैर, इसके नाम बता दिए। तो पहले पॉइंट में हम लोग ने नेमिंग की बात की है। दूसरे में फॉर्मूला आप ऑलरेडी देख चुके बच्चों। एक ए किसकी जगह रखा था हमने? क्यू ए बाई क्यू की जगह। आर किसकी जगह रखा था? क्यू आर बाय क्यू की जगह पर। और टी आर किसकी जगह पर रखा था? क्यू टी बाई क्यू की जगह रखा था। तो फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सी ओ ए, सी ओ आर, सी ओ टी शॉर्ट में लिखा है, कौन होगा? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। क्लियर है बात? अच्छा, डेफिनेशन क्या है? इस फॉर्मूले को देख लीजिए, बस उसी को बोलना है। क्या ये रेशियो है बच्चों? अच्छा, तो अपन लिखेंगे द रेशियो ऑफ, ऊपर कौन है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, और अपॉन वाले को कैसे बोलते हैं? टू द। डेफिनेशन बनाने का तरीका बताया था, मालूम है? रेशियो वाला, द रेशियो ऑफ ऊपर वाला टू द नीचे वाला। जिनको नहीं मालूम है याद रखो, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। कभी भी रेशियो वाला होता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं? द रेशियो, ऐसे रेशियो वाला जब भी रहेगा, रेशियो ऑफ ऊपर वाला, फिर ये अपॉन में नीचे वाले को बोलना है तो बोलते हैं टू द। क्या बोलेंगे? टू द, फिर नीचे वाले का नाम बोल देंगे। हो गया डेफिनेशन। क्या बोलेंगे? द रेशियो ऑफ ऊपर वाला टू द, अब ऊपर वाले का नाम क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू द, नीचे वाले का नाम क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, मतलब कितना हमने हीट उस पर गिराया है, फॉल करवाया है, ठीक है। इज कॉल्ड COA, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ। अब दूसरा अपने आप याद हो जाएगा आपको। ये वाला बताओ, क्यू आर कौन है? अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड। क्यू कौन है? टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, है ना। अब डेफिनेशन का तरीका बताया, द रेशियो ऑफ ऊपर वाला टू द नीचे वाला। बोलो, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। वैसे ही वाला भी बोल सकते हो, अमाउंट ऑफ हीट, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट इज कॉल्ड COT, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। कहानी खत्म, पैसा आ जाओ। डेफिनेशन हो गया, ओके। अब आगे की कहानी कुछ ऐसी है बच्चों, प्रॉपर्टी बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, कैसी बॉडी है? पूरी तरीके से ब्लैक है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं बच्चों? अभी एक दूसरे को हाँ, रोशन का एग्जांपल बोलोगे। परफेक्टली ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं? जिसमें अगर आपने हीट दिया, उसको हीट दिया, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा, ना ट्रांसमिट करेगा ना रिफ्लेक्ट करेगा, इसको बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अच्छा, इसका कुछ हद तक हम लोग ने एब्जॉर्ब भी, मतलब ये ऑब्जर्व किया रहेगा, ठीक है। आप बुरखे वाले लड़कियां, जब ब्लैक बुरखा पहन के आप धूप में निकलते हो तो गर्मी ज्यादा लगती है, नहीं लगती है? ठीक है, तो ब्लैक इसमें जो है ना, हीट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। हीट क्या होती है? ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। हाँ, वो रिफ्लेक्ट भी करता है, ये परफेक्टली ब्लैक नहीं है, ठीक है। क्या करता है? ये रिफ्लेक्ट भी करता है। लेकिन परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होगा? पूरी की पूरी जो हीट उस पर पड़ेगी, पूरा पूरा क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब करेगा, ना वो ट्रांसमिट करेगा ना वो रिफ्लेक्ट करेगा। आई बात समझ में? अच्छा, इसीलिए फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, अब देखो परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन नियरली परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाया गया है, जो कि आगे चल के हम लोग बात करेंगे। फेरीज ब्लैक बॉडी एग्जांपल है, ठीक है, वो हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे। ए की वैल्यू कितनी होगी? क्यों ऐसा पता है? अभी याद करो, इन तीनों का सम क्या था बच्चों? याद करो, हमारे पास 1 इज इक्वल टू ए प्लस आर प्लस टी आर। अब ये ट्रांसमिट नहीं करेगा तो 0, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो
तो बचेगा कौन ओनली, तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। समझ गए नहीं समझे, ठीक है। r इज इक्वल टू 0 रहेगा, टी आर इज इक्वल टू 0। अच्छा परफेक्ट रिफ्लेक्टर कौन होगा, एक बॉडी है उस पर आपने हीट इंसिडेंट करवाया, पूरा का पूरा इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, इसने ना ट्रांसमिट किया, मतलब दरवाजे से आया उधर से ही भगा दिया, ना अंदर बिठाया ना उसको आर पार करवाया, तो क्या होगा ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर। क्या होगा ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर रहेगा, तो क्या 1 होगा और क्या 0 होगा, बराबर रिफ्लेक्ट करेगा तो r की वैल्यू 1 होगी, यही वाले टर्म में बच्चों, ठीक है। ये और ये 0 रहेगा और सिर्फ ये बचेगा, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये दोनों 0 हो जाएगा। समझ गए। अच्छा परफेक्ट ट्रांसमीटर क्या करेगा, जितना दरवाजे से एंट्री दिया दूसरा एग्जिट से निकाल दिया, समझ आ रहा है, ना उसको भगाया ना बिठाया, एंट्री करवाया एग्जिट करवा दिया, ट्रांसमिट हो गया। तो इधर पे कौन 1 होगा, टी आर 1 रहेगा, ए 0 आर 0। आई होप समझ में आ गई कहानी, बोलो क्लियर है सब बच्चों को। इसको ऐसे जैसे टेबल में दिया ऐसे ही याद करिए, इस पे जैसा भी क्वेश्चन बनेगा सब कर पाओगे आप, डेफिनेशन पूछे चाहे ये सब वैल्यूज आपको कहीं पर पूछ ले, सब कर पाओगे एकदम बढ़िया से, ठीक है। कौन है, अब आगे सुनो बच्चों, ये सुनो, अगर आपको ये कहानी समझ आई है तो डायथर्मस अथर्मस ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये डायथर्मस सब्सटेंस क्या होते हैं सुनो, अ सब्सटेंस, इसका डिस्टिंग्विश ही है, पूरा ऐसे प्रिपेयर करना है आपको। अ सब्सटेंस थ्रू विच हीट रेडिएशन कैन पास इज कॉल्ड डायथर्मस। डायथर्मस क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से हीट एंटर करके एग्जिट कर सके, मतलब क्या कर सके, ट्रांसमिशन हो सके, है ना। लेकिन परफेक्टली ट्रांसमिशन नहीं बोल रहा हूं, डायथर्मस में रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, समझ आ रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। तो जो टीआर की वैल्यू होगी वो 0 तो नहीं होगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमने ऐसा नहीं बोला परफेक्ट ट्रांसमीटर, हम लोग बोल रहे हैं डायथर्मस ऐसा सब्सटेंस है जिसमें से हीट ट्रांसमिट हो सकता है, हमने ऐसा नहीं बोला कि परफेक्टली ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसके अंदर टीआर की वैल्यू आपकी क्या होगी 0 नहीं होगी, 0 के अलावा कुछ पॉइंट में नंबर हो सकता है। आप बोले सर 1 से ग्रेटर हो सकता है, बोले नहीं भाई, फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है क्या, टोटल फ्रैक्शन कितना, टोटल हमेशा कितना होता है 1 होता है, तो उसमें से जो एक पोर्शन है वो कभी 1 से ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं, तो पॉइंट में कुछ नंबर होगा लेकिन 0 नहीं होगा। अंडरस्टूड। डायथर्मस कौन हो गया, जिसके अंदर से हीट क्या हो सके, ट्रांसमिट हो सके, बहुत आसान डेफिनेशन, सब्सटेंस थ्रू विच हीट रेडिएशन कैन पास, कैन ट्रांसमिट, इसलिए ट्रांसमिशन बात किया, नॉन 0 हो गया। अच्छा अथर्मस कौन होता है, अथर्मस से समझ में आ रहा है, सब्सटेंस थ्रू विच हीट रेडिएशन कैन नॉट पास। अगर हीट अगर पास नहीं हो सकता, इसका क्या मतलब है बच्चों, टीआर की वैल्यू 0 होगी। टीआर की वैल्यू क्या होगी, ये ट्रांसमिट नहीं हो सकता तो टीआर 0 हो गया ना, ओके। हाँ फिर अगर ये 0 है तो बाकी टर्म कौन बचा मेरे पास इक्वेशन, उसमें इक्वेशन में 3 लोग थे ना, एक 0 हो गया, तो एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन वाला टर्म बचा अपना, तो a प्लस आर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ आ रहा है। अब इनका कुछ भी फ्रैक्शन हो सकता है, 0.6 0.4 हो सकता है, 0.5 0.5 हो सकता है, कुछ भी, लेकिन इन दोनों का सम कितना होगा 1 होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं यहां पर। डायथर्मस में आपका एग्जांपल कौन है जिसमें से हीट पास हो सकती है, ग्लास है, ठीक है, क्वार्ट्ज भी जो है ना इसी का मटेरियल है, ठीक है, क्वार्ट्ज ग्लास आप लोग ने सुना होगा, क्वार्ट्ज। NaCl, NaCl आपका कौन हो गया, सोडियम क्लोराइड आपका नमक, हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गई, ड्राई एयर हो गई, कौन सी एयर, ड्राई एयर, वेट वाला नहीं, जो मॉइस्ट एयर होता है वो उधर का एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा इधर पे बात करते हैं एग्जांपल्स, अथर्मस जिसके अंदर से हीट ट्रांसमिट नहीं हो सकती, आर पार नहीं हो सकती, उसमें एग्जांपल है वाटर। क्या है, वाटर। आपको अगर पता होगा जो है ना वाटर टैंक, जो है ना, जो न्यूक्लियर सेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर क्या नाम है फिजिक्स में, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जब वो क्या नाम है इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते तो उसको क्या करना पड़ता है, डम करना पड़ता है। अब उसको ऐसे कूड़ादान में नहीं फेंकते हैं, उसको पानी के अंदर डुबा के रखते हैं
किधर डुबा के रखते हैं? क्योंकि जो न्यूक्लियर सेल्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अंदर से रेडिएशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रेडिएशन। और वो रेडिएशन हमारी सेहत के लिए बहुत हार्मफुल होता है। समझ आ रहा है? तो इसको ना वाटर टैंक में डुबा के रखते हैं। इनका एक स्विमिंग पूल होता है जिसमें उसको डुबा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर क्या है? अथर्मनस। अथर्मनस बोले तो रेडिएशन को ट्रांसमिट। तो अगर उसमें से रेडिएशन निकल रहा है तो पानी जो है उसके रेडिएशन को बाहर ट्रांसमिट नहीं होने देगा। समझ आ रहा है? ऐसे नहीं खुला ऐसे नहीं रख देते, नहीं तो उधर आसपास में जो भी साइंटिस्ट वगैरह वर्क कर रहे होंगे उन क्या नाम है उनके बॉडी से वो रेडिएशन पास होगा और कैंसर कॉज करेगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो उसको क्या करते हैं? वाटर में डुबा के रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो पानी हो गया, वुड हो गया, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, मॉइस्ट एयर हो गई। देखो यहाँ पर ड्राई एयर इसमें एग्जांपल था, इसके अंदर कैसी एयर है? मॉइस्ट। तो मॉइस्ट रहेगी, गीली एयर रहेगी तो उसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे। नहीं आ रही बात समझ में? वाटर वेपर रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ। और बेंजीन हो गया एटसेट्रा। ये एग्जांपल आपको याद रखना है किसके अंदर? अथर्मनस में। चलो शॉर्ट में बताओ, डायथर्मनस कौन होते हैं, अथर्मनस कौन होते हैं? डायथर्मनस कौन होते हैं? जो हीट को अपने अंदर से हीट रेडिएशन को पास होने दे, जिसमें टीआर की वैल्यू क्या होगी? नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉन जीरो होगी। समझ आ रहा है? हाँ, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ग्लास है, क्वार्ट्ज है, फिर आपका ड्राई एयर है, NaCl है, सॉल्ट और H2 गैस है, O2 गैस है। हाँ, ड्राई एयर, वेरी गुड। और यहां पर अपन बात करते हैं अथर्मनस, मतलब क्या समझ आता है? जिसमें से रेडिएशन पास ना हो। तो इसके अंदर एग्जांपल कौन सा वाला याद रखना? पहले तो वाटर याद रखने का, सबसे बेस्ट एग्जांपल वाटर हो गया, वुड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, उसके मॉइस्ट एयर हो गया, और बेंजीन एटसेट्रा। समझ गए बात को? ये सब मैंने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही पैराग्राफ में से उठाया हुआ। समझ गए बात को? अगला टॉपिक है बच्चों हमारे पास एमिसिव पावर, और जिसको रेडिएंट पावर भी कहते हैं। कौन सा पावर? एमिसिव पावर, और कौन सा पावर? रेडिएंट पावर। अच्छा, एमिसिव से क्या समझ में आ रहा है आपको? एमिट करने का पावर होगा ना, एमिशन, रेडिएशन निकालने का पावर होगा ना। अच्छा, तो अभी देखो यहां पर अपन क्या बात करते हैं, पहले फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको बहुत ही आसानी से, इसका सिंबल याद रखना, एमएससी पावर का सिंबल है ई। इसके अंदर ना दो चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है बच्चों। एक एमएससी पावर आप बात कर रहे हो यहां पर जिसका सिंबल आर है, क्या सिंबल है? और एक है एमिसिविटी, उसका सिंबल ई है। तो दोनों एमिसिव है, तो आप वहां पर कंफ्यूज आ सकते हो। तो एमिसिव पावर इज डिफरेंट, समझ आ रहा है, और एमिसिविटी इज डिफरेंट। अभी आगे ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखो एमिसिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, इसका सिंबल क्या है? स्मॉल ई। तो इन दोनों को थोड़ा खास तौर पे ध्यान रखना, हाँ, दोनों एक चीज नहीं है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ जाए? ओके, सुनो, सबसे पहले बच्चों हम लोग ये आर का फॉर्मूला देख लेते हैं। आर क्या है? Q अपॉन AT। इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। ये आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसका एरिया, टोटल एरिया क्या है? A। क्या है? टोटल एरिया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बताओ? बहुत मारेंगे, 4πr²। क्या होता है? अभी किया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में बात किया है, स्फीयर का 4πr² होता है। अच्छा, और सुनो, ये ना हीट रेडिएशन निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है बच्चों? अब बोलेंगे सर अभी तक तो दे रहे थे हम लोग, है ना? तो हमने हीट दिया, अब उसको छोड़ दिया, अब ये हीट क्या करेगा? रेडिएट करेगा। हीट ऐसे बाहर की तरफ निकाल रहा है। अब सुनो, ये जो रेडिएशन निकाल रहा है उसका हीट क्या हो जाएगा? Q, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड। व्हाट इज Q? अमाउंट ऑफ हीट बाहर जो निकाल रहा है, रेडिएट कर रहा है। तो व्हाट इज Q? अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड। ठीक है, कितने एरिया में से निकाल रहा है? A एरिया में से निकाल रहा है। कितने एरिया में से? तो डिवाइड बाय A। ठीक है, कितने टाइम में अपन बात कर रहे हैं? तो पर यूनिट टाइम। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं क्या है ये एक्चुअल में।
इसका यूनिट एरिया आप मान लीजिए ये, दिस इज व्हाट यूनिट एरिया। यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर, कितना? और मान लीजिए 1 सेकंड में, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में ये अगर 100 जूल हीट निकाल रहा है, कितना जूल हीट निकाल रहा है? 100 जूल हीट निकाल रहा है। यूनिट एरिया यानी 1 मीटर स्क्वायर, ये पूरे एरिया में ये इतना एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। जब आप टोटल हीट को डिवाइड बाय क्या नाम है टोटल एरिया कर देते हो और जितने भी टाइम में निकाल रहा है उससे डिवाइड कर देते हो, तो आपको मिलता क्या है? क्वांटिटी ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मैं मतलब समझा रहा हूं क्या है। इस पूरे एरिया में यूनिट एरिया इतना है जितना मैंने रेड से सर्कल किया हुआ है। यूनिट एरिया कितना है? ये रेड वाला। इसमें इतने हिस्से में से कितना हीट निकल रहा है? 100 जूल निकल रहा है। कितने मीटर में, कितने एरिया में से? 1 मीटर स्क्वायर में से, यूनिट एरिया से। और कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो यूनिट एरिया में 1 सेकंड में या यूनिट टाइम में कितना हीट निकल रहा है? 100। ये आपका हो जाएगा R। तो 100 जूल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। नहीं आया समझ में? दूसरा एग्जांपल दूं। मान लीजिए बच्चों, ये पूरा एरिया मान लेता हूं मैं 100 मीटर स्क्वायर है। कितना है? पूरा एरिया, पूरा एरिया इज 100 मीटर स्क्वायर। पूरा एरिया कितना है? 100 मीटर स्क्वायर। और 100 में से टोटल एरिया में से कितनी एनर्जी निकाल रहा है? Q 10,000। कितना निकाल रहा है? 10,000। एरिया 100 मीटर स्क्वायर। टाइम में मान ले रहा हूं 1 सेकंड में ही निकल रहा है। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में 100 मीटर स्क्वायर एरिया में से 10,000 जूल एनर्जी निकल रहा है। आप मुझे बताओ, अगर मैं ये 100 से ये वाला 2 जीरो कैंसिल करूं तो कितना आएगा? 100 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यानी यूनिट एरिया और यूनिट सेकंड में कितनी एनर्जी निकल रही है? उतनी निकल रही है जितना मैंने डायरेक्ट आपको बताया था। आया बात समझ? व्हाट इज आर? और बॉडी कितना भी बड़ा हो, यूनिट एरिया और यूनिट टाइम में कितना एनर्जी, वहां से कितना हीट रेडिएट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं आर। तो आर का नाम है रेडिएंट पावर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? एमएससी पावर भी बोलते हैं। रेडिएंट पावर से वहां पर आर सिंबल इस्तेमाल किया गया। याद रहेगा पावर वाला चीज। अच्छा आप बोलेंगे सर पावर क्यों? ठीक है, पावर किस हिसाब से इसका नाम पड़ा, तो सुनो। क्या आपको पावर का फॉर्मूला पता है? वर्क अपॉन टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम होता है बेसिक फॉर्मूला पावर का। वर्क क्या है? एक एनर्जी है, अपॉन टाइम। यहां पर हीट क्या है? एक एनर्जी है, अपॉन टाइम। तो यानी Q अपॉन टी, जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, Q अपॉन AT, इसके अंदर Q बाई टी कौन है? होता है पावर होता है। तो पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया भी मेरा रेडिएंट पावर है। तो यूनिट एरिया में कितना पावर रेडिएट कर रहा है, तो इसलिए इसको रेडिएंट पावर भी कहा जाता है। समझ गए बात को? अच्छा, हेडिंग हमारा क्या है? एमएससी पावर या तो रेडिएंट पावर। सभी बच्चे पहले साइड हेडिंग याद करो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एमएससी पावर या रेडिएंट पावर। सिंबल इसका कैपिटल आर है। सिंबल क्या है? फॉर्मूला इसका क्या है? R इज इक्वल टू Q अपॉन AT। सभी बच्चे उसका मोबाइल ले जरा, मोबाइल आगे पास कर जरा। मोबाइल मोबाइल तो क्या देख रहा था इधर बेंच में? क्या देख रहा था? क्या रखा अंदर? इधर देखना, इधर। ठीक है, अभी क्लास में याद हो जाएगा तुम लोग को। अगर यहां पर फोकस करोगे तो क्लास में याद हो जाएगा। एक क्या है फॉर्मूला? मैं हमेशा फॉर्मूले से डेफिनेशन की तरफ जाता हूं। फॉर्मूला क्या बताओ? Q बाय AT। Q बाय, दूसरा एक और फॉर्मूला क्या बताया? Q बाय T की जगह हम लोग पावर भी लिख सकते हैं। समझ आ रहा है? तो पावर अपॉन A। तो दो डेफिनेशन है इसके। कितने डेफिनेशन है? एक इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जो आसान लगता है आप वाला याद कर लीजिए। दोनों लिखोगे आप एग्जाम में, दोनों में से कोई भी लिखोगे आपको मार्क्स मिलेगा पूरा। इधर देखो, ये वाला फॉर्मूला देख लो सभी बच्चे पहले। Q यानी कौन हो गया? अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड। अपॉन में क्या है? एरिया। और क्या है? तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट एरिया और यूनिट टाइम से निकलने वाला जो अमाउंट ऑफ हीट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
रेडियंट पावर कहते हैं, समझ आ रहा है, या एमएससी पावर कहते हैं, एमएससी पावर और रेडियंट पावर। और इधर देखो बच्चों, इधर देखो, पावर एमिटेड, डायरेक्टली यहां पर बात कर रहे हैं पर यूनिट। जब आप पावर बोल रहे हो तो पर यूनिट टाइम नहीं बोलना, नहीं समझे बात को? क्यों? फॉर्मूला देखो ना, Q अपॉन टी मेरा पावर है, पावर मतलब ही Q बाई टी, वहां पर आ गया, कवर हो गया वो। तो आप जब ये वाला बात करो इसके अकॉर्डिंग, तो डायरेक्टली पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया बोलोगे, वापस से पर यूनिट टाइम मत बोलना, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या बोलोगे बच्चों? पावर एमिटेड और रेडिएटेड भी बोल सकते हो, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एमएससी पावर और रेडिएंट पावर। खत्म हो गई कहानी, डेफिनेशन समझ आ गया। कितने बच्चों को आर का फॉर्मूला याद हो गया? Q बाय 80, सभी बच्चे क्या फॉर्मूला हो गया? Q बाय 80। और उसके अलावा पावर अपॉन एरिया भी कर सकते हैं, क्योंकि Q बाई टी कौन होता है? आपका पावर होता है। समझ गए? अच्छा, पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होना चाहिए? अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एमएससी पावर और रेडिएंट पावर। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या नाम है, पावर पर यूनिट एरिया के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो क्या बात है? अमाउंट, सॉरी, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, ये तो बहुत ही आसान डेफिनेशन हो गया, क्लियर होती है सबको बात? अच्छा, आगे बात कर लेते हैं हम लोग, यूनिट की बात कर लेते हैं, डायमेंशन की बात कर लेते हैं बच्चों। चलो इधर ध्यान देंगे, इधर से बात करते हैं। क्यू कौन है? हीट। हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, सही है? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले बताता हूं, फिर दूसरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो जूल कर दिया, एरिया अभी बताया मैंने आपको मीटर स्क्वायर, और ये टाइम का क्या हो जाएगा? तो आपको देखो ये वाला यूनिट समझ आ रहा है, जूल, मीटर स्क्वायर ऊपर गया तो मीटर रेस टू -2, सेकंड ऊपर गया तो सेकंड रेस टू -1। आसान है, फॉर्मूला याद रहेगा, यूनिट भी याद हो जाएगा, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये वाला यूनिट देख रहे हो? कितने बच्चों को पावर का फॉर्मूला यूनिट पता है? पावर का यूनिट वॉट, वाट लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, वॉट नहीं सुना है कभी? पावर का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? वॉट। तो W होता है, और ये क्या हो गया? एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर, कहानी खत्म। या मीटर स्क्वायर ऊपर भी जा सकता है, वॉट मीटर रेज़ टू -2 भी लिख सकते हो। अरे बोल दो, समझ आ रहा है? ओके, डायमेंशन पे चले, डायमेंशन पे दोनों यूनिट हो गया, दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। डायमेंशन पे बात कर लेते हैं। डायमेंशन या तो आप यूनिट से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। आ जाओ, मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्यू आपका हीट होता है, इसका यूनिट होता है बच्चों जूल, मीटर स्क्वायर, और ये क्या होता है? सेकंड। अच्छा, चलो डायमेंशन लिखते हैं। आपको यहां पर एनर्जी का डायमेंशन डायरेक्ट पता होना चाहिए, सभी बच्चों को याद भी होगा। एनर्जी और फोर्स का डायमेंशन बहुत यूज होता है, बताया मैंने। जूल किसका यूनिट है भाई? एनर्जी का। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? 212। फोर्स का 112 होता है, एनर्जी का 212। तो ये जूल की जगह यहां पर आप लिख सकते हो m1 और t माइनस, लास्ट का माइनस हो 212, LMT 212 लास्ट में माइनस, LMT 212 लास्ट में। अच्छा, मीटर स्क्वायर तो लेंथ का स्क्वायर हो गया कि नहीं? सेकेंड वन मतलब t रेस टू 1। अच्छा, ये अगर आप इसको गौर से देखोगे बच्चों, तो ये इससे क्या हो गया? तो 0 हो गया। t1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1 और -2 क्या होगा? ये देखो, L0 M1 t -3, कहानी खत्म। आया समझ में? अगर आपने लोअर क्लास में डायमेंशन नहीं भी किया हुआ है तो अभी थोड़ा सा फोकस करके चीजें कर लो, जितना मैं सिखा रहा हूं, जितना आपने को जरूरत पड़ रहा है उतना करते चलो, ठीक है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी। मैंने आपको बताया कि इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है? ये सुनो, तो इसको ना हमेशा ध्यान रखना। मैंने आपको बोला है कि इसके अंदर कंफ्यूजन हो सकता है, तो होएगा, क्योंकि नाम सिमिलर लगता है अपने को।
अगर पावर एमिशन पावर बात कर रहे हैं या रेडिएंट पावर, तो वहां पर आर है, पावर में बात कर रहे हैं। समझ आ रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी समझ में आ रहा है, या कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन या एमिसिविटी अगर बात कर रहे हैं तो यहां पर सिंबल है स्मॉल ई। अब ये होता क्या है सुनो, आपको आर के बारे में समझ में आ गई कहानी है ना? किसके बारे में समझ में आ गई कहानी? आर के बारे में। ये मेरे पास कोई दो बॉडी ले लेता हूं, एक ऑर्डिनरी बॉडी और एक आपके पास है बच्चों परफेक्टली ब्लैक बॉडी। कैसी है? नहीं समझे बात को? एक आपने क्या ले लिया, एक ऑर्डिनरी बॉडी ले लिया, बराबर, एक रोशन को ले लिया, एक रोशन के दोस्त को ले लिया। ओके, क्या राज को ले लिया, ठीक है। ये सुनो, इसके यूनिट एरिया और यूनिट टाइम में निकलने वाला हीट कौन होता है बताओ? यूनिट एरिया और यूनिट टाइम में निकलने वाला जो रेडिएशन होता है उसको क्या कहते हैं अपन? रेडिएंट पावर, आर। तो किसी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए ये आर है, ब्लैक बॉडी के लिए, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ये आर बी होता है। अच्छा मैं एक चीज बता देता हूं, सुनो बात को। जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है ना, वो उस पर हीट दोगे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने के बाद फिर ये एमिशन करते हैं। क्या करते हैं? एमिशन। यहां पर रिफ्लेक्शन बात नहीं हो रही है, ट्रांसमिशन बात नहीं हो रही है, समझ आ रहा है? एब्जॉर्प्शन और एमिशन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? तो टोटल हमने एक्चुअल में 4 चीज पढ़ा। अगर घर दरवाजे से ही भगा दिया तो क्या हुआ? रिफ्लेक्शन, ठीक है। और दरवाजे से एंट्री देके बिठा दिया तो एब्जॉर्प्शन, ठीक है। आगे वाले दरवाजे से एंट्री दिया, पीछे वाले से भगा दिया, ट्रांसमिशन। अच्छा अब एमिशन सुनो, जब आप एब्जॉर्प्शन करते हो, बिठाते हो, ठीक है, उसके बाद जैसे आप लोग को बिठाया भी क्लास में, लेक्चर खत्म होगा उसके बाद छोड़ देंगे, ये एमिशन है। क्या ये? एमिशन। नहीं आ रही बात समझ में? तो एब्जॉर्ब करने के बाद एमिशन होता है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी जब एमिशन करता है, समझ आ रहा है, तो उसका यूनिट एरिया में से, यूनिट एरिया और यूनिट टाइम में से निकलने वाला अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलते हैं? आरबी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रेडिएंट पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, रेडिएंट पावर ऑफ। अच्छा इन दोनों में आप बता सकते हो किसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा? एब्जॉर्प्शन किसका ज्यादा होगा? ब्लैक बॉडी। एक व्हाइट बुर्खा पहन के चले जाओ और ब्लैक पहन के चले जाओ, किसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा? हाँ ठीक है, रोशन और राज जा रहे धूप में, किधर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा? हाँ अच्छा, और एक बात ध्यान रखना, जो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा वो एमिट भी ज्यादा करेगा। इसका दूसरा एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। आपका एग्जाम है, आपने पढ़ाई किया, बहुत जबरदस्त पढ़ाई किया, ठीक है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। नहीं समझ रहे क्या बात कर रहा हूं? एब्जॉर्ब अच्छे से किया, तो जब एग्जाम लिखने बैठोगे तो एमिट, वॉमिट नहीं बोल रहा हूं, एमिट, एमिट भी ज्यादा करोगे कि नहीं करोगे? तो जिसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा उसका एमिशन भी। तो ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है तो उसका एमिशन भी क्या होगा? नहीं आ रही बात समझ में? ये बोलो, एमएसी पावर किसका ज्यादा होगा? आरबी या आर? कौन ज्यादा होना चाहिए? आरबी ज्यादा होगा। अब सुनो बात को, इसी के रेशो को किसी बॉडी का रेडिएंट पावर मैं कंपेयर करूंगा किससे? ब्लैक बॉडी से। किससे कंपेयर करूंगा? तो मैं राज का रेडिएंट पावर रोशन से करूंगा, समझ आ रहा है? क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा तो एमिशन भी ज्यादा होता है, तो उससे कंपेयर करके बताऊंगा कि कितना आ रहा है। सुनो बात को, अगर मान लीजिए, ठीक है, राज ने भी क्या करा, अपना ब्लैक पेंट लगा लिया ऐसे, हाँ ओके, तो उसका भी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और रेडिएंट पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा ये दोनों का जब बराबर बराबर हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा? अभी दोनों डिवाइड कर रहे हैं, जो अगर दोनों बराबर आ जाए, मान लो ये भी 10 है ये भी 10 है, तो आंसर आ जाएगा
तो E की वैल्यू, तो जब मेरा कोई ऑर्डिनरी बॉडी का रेडिएंट पावर ब्लैक बॉडी के बराबर होगा तो E की वैल्यू क्या होगी? ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये किसकी है? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मेरी ये बॉडी भी क्या हो जाए, अब राज के साथ घूम रहा है तो असर तो पड़ेगा ना, मतलब राज जो है वो रोशन के साथ कर रहा है तो हाँ, सोबत का असर होता है नहीं होता है? ओके, रोशन भी राज को लेके बोले चल धूप में घूमते खेलते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद दोनों सेम कलर। ये सुनो बात को, तो सुनो बात को बच्चों, इसका अगर रेडिएंट पावर ब्लैक बॉडी के बराबर आ जाएगा तो दोनों की वैल्यू बराबर है, तो रेशियो कितना आएगा? 1। तो E इज इक्वल टू 1 किसके लिए आएगा? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? समझ आ रहा है? तो क्योंकि इसका मैं किसी ब्लैक से कंपेयर करता हूं और सेम आएगा, मतलब वो बॉडी भी क्या है मेरी? परफेक्टली ब्लैक हो जाएगा। कुछ दिन के बाद ऐसे धूप में घूमेगा तो वो भी सेम कलर का हो जाएगा। तो फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी E इज इक्वल टू कितना होता है? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्या ये? अच्छा, अगर मान लीजिए ये वाली वैल्यू कम है, मान लीजिए ये वैल्यू है कितनी? 5 है, और ये कितनी है? 10 है। ये वाली तो ज्यादा ही रहेगी ना हमेशा। ये वाली मान लीजिए कम है कोई ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, 5 अपॉन ऐसे 10 कर देता हूं, कितना आएगा? बराबर है कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट। मतलब क्या समझ में आ रहा है? E की वैल्यू जो है वो 1 से एक्सीड नहीं कर सकता है। 1 मैक्सिमम वैल्यू है, या उसके अलावा 0 से 1 के बीच में हो सकता है। तो कोई ऑर्डिनरी बॉडी के लिए E की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1 के बीच में होगी, 1 से एक्सीड नहीं कर सकता है। समझ गए? और 1 किसके लिए होगी? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए होगी। तो यही बात आपको ध्यान रखना है। तो आप मुझे बताओ, फॉर्मूला आपको बता चुका हूं मैं, ए एमिसिविटी का या कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन का, पावर नहीं, ठीक है? E कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन है या तो एमिसिविटी है। इसका फॉर्मूला है R अपॉन RB, और R कौन है? ऊपर पढ़ चुके हैं। चलो, क्या ये दो चीज का रेशो है? दो चीज का रेशो है। फिर से वही तरीका लगाएंगे हमारा, द रेशो ऑफ ऊपर वाला टू द, देखो इसको डेफिनेशन कैसे बोला गया है? द रेशो ऑफ, ऊपर वाले का नाम क्या है? एमएससी पावर ऑफ सरफेस, ऑफ एनी सरफेस, ऑर्डिनरी बॉडी का जैसे बात कर रहा हूं, टू द एमएससी पावर ऑफ ब्लैक सरफेस, या ब्लैक बॉडी भी बोल सकते, सरफेस के अलावा क्या बोल सकते हो आप? ठीक है, यहां पर ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं, यहां पर पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी लिख सकते हो। समझ आ रहा है? क्या लिख सकते हो? ऑर्डिनरी, जैसे मैंने आपको समझाया यहां पर। इज कॉल्ड COE, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी। आई होप कहानी समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी E की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। सही है, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। याद करो अभी जो कहानी अपन ने बात किया। अच्छा, फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर, अगर कोई रिफ्लेक्टर है बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, कोई एकदम क्या नाम है, सिल्वर पॉलिश कर दिया कोई ऑब्जेक्ट को, जितना भी हीट उस पर गिरेगा वो पूरा का पूरा क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। उसको 1% ट्रांसमिट भी नहीं करता है, वो क्या नाम है, एब्जॉर्ब भी नहीं करता है। अब मुझे बताओ, एब्जॉर्ब नहीं किया, जैसे मैं आपका एग्जांपल बताता हूं, सुनो। अब यहां पर जितना भी पढ़ाया, आप मुंडे नीचे करके पता नहीं कौन सी दुनिया में हो, है ना? एब्जॉर्ब कुछ भी नहीं किया, जितना मैंने पढ़ाया वो भेजे में गया, संडे को टेस्ट हुआ, ऐसे बैठे हो बस, तो कुछ निकाल नहीं पाए। मार्क्स कितना आया? 0। तो एब्जॉर्ब ही नहीं करोगे तो एमिट क्या करोगे? एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो एमिट भी नहीं कर पाओगे बच्चों। E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। नहीं समझे बात को? अभी आगे स्टेटमेंट आपको कराऊंगा। अगर कोई अच्छा एब्जॉर्बर है, मोबाइल लिया, क्या है हाथ में? क्या है? ध्यान देना यार, क्या कर रहा है तू? अभी मैंने जो एग्जांपल दिया तेरे लिए क्या वो डेमो दे रहा था एक्चुअली। ओके, सुनो बात को। अगर कोई अच्छा एब्जॉर्बर है, आप एब्जॉर्ब अच्छा करोगे तो एमिट भी अच्छा करोगे। मेरे को कुछ और ही सुनाई दिया। एब्जॉर्ब अच्छा करोगे तो एमिट भी अच्छा होगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर आप एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाए तो एमिट कर पाओगे? अगर आप रिफ्लेक्ट कर देते हो, जो भी आपको यहां पर सिखाया जा रहा है सब बाउंसर, रिफ्लेक्शन, सब रिफ्लेक्ट कर देते हो, आप बताओ आपको मार्क्स कितने आने वाले एग्जाम में? क्योंकि आप एमिट ही नहीं करोगे।
पुअर एब्जॉर्बर, पुअर एमिटर होता है। पुअर एब्जॉर्बर, भाई एब्जॉर्ब नहीं करोगे एमिट नहीं कर पाओगे। अच्छा लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई तो चीज अच्छी होगी उसके अंदर। पुअर एब्जॉर्बर, पुअर एमिटर है, लेकिन गुड रिफ्लेक्टर है। सोचो, अरे भाई मैंने जितना भी सिखाया सब ऐसा आपने बाउंसर फेंक दिया, समझ आ रहा है? सब यहां अंदर घुसने ही नहीं दिया, यहीं से रिफ्लेक्शन। तो आप अच्छे रिफ्लेक्टर हुए कि नहीं हुए? बोलो, सही बात है। अगर आप अच्छे रिफ्लेक्टर हो तो आप पुअर एब्जॉर्बर और पुअर एमिटर हो जाएंगे। तो ये जो पुअर एब्जॉर्बर, पुअर एमिटर है, वो कौन सा अच्छा होगा? अच्छा रिफ्लेक्टर होगा। कहानी नहीं समझ आ रही है? आपसे कंपेयर करके बता रहा हूं तो कुछ जा रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी मैं पूछूंगा आपसे। अच्छा, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए ई की वैल्यू कितना बताया मैंने? 0 और 1 के बीच में अभी सॉल्व किया था ना, तो कितना आएगा? 0 और 1 के बीच में पॉइंट में आएगा। चलो, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू, और परफेक्ट रिफ्लेक्टर है तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर वो रिफ्लेक्ट कर देता तो एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, और एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो एमिट भी नहीं करेगा। तो जो दरवाजे से आगे चला जा रहा है उसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे, एमिशन नहीं कहेंगे। एमिशन कब होता है? जब आपने एब्जॉर्ब किया फिर निकाला, दिस इज कॉल्ड एमिशन। अंडरस्टूड? अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ई की वैल्यू, अगर रफ सरफेस है ना, कैसा सरफेस है? रफ सरफेस है, तो ई की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। और अगर क्या नाम है, स्मूथ सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, तो आपको पता है स्मूथ और पॉलिश सरफेस कैसा होगा? रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा ना, तो एब्जॉर्ब होने नहीं देगा। एब्जॉर्ब होने नहीं देगा, कम एब्जॉर्ब होने देगा तो कम एमिट होगा। तो आपको ये याद रखना, ई किसके लिए ज्यादा होगा? रफ सरफेस के लिए ज्यादा होगा, खुरदुरा सरफेस जो होगा, और पॉलिश सरफेस है, चिकना सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो वो एब्जॉर्प्शन कम होने देगा, और एब्जॉर्प्शन कम होगा तो एमिशन डेफिनेटली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब ये पॉइंट्स और याद करना, ये सब जो मैंने अभी कहानी आपको बताया। गुड एब्जॉर्बर आर ऑलवेज, सही बात है, एब्जॉर्ब अच्छा करेंगे तो एमिट भी अच्छा करेंगे। पुअर एब्जॉर्बर आर ऑलवेज, कम एब्जॉर्ब करेंगे, कम एमिट करेंगे। नहीं आ रही बात समझ में? क्योंकि जो आप एब्जॉर्ब करेगा उसी को एमिट करना होता है। अच्छा, पुअर एब्जॉर्बर, गुड रिफ्लेक्टर। सोचो, अगर आपने कम एब्जॉर्ब किया इसका मतलब ज्यादा रिफ्लेक्ट किया है। नहीं समझ में आ रही बात? ठीक है, एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा। आप ऐसे बोल सकते हो कि पुअर रिफ्लेक्टर, या ऐसे बोलो गुड एब्जॉर्बर आर पुअर रिफ्लेक्टर, है ना? तो अगर आपको जो भी समझाया जा रहा है सब एब्जॉर्ब कर लेते हो अच्छे से, तो इसका मतलब आप रिफ्लेक्ट कम कर रहे होंगे। समझ आ रहा है? तो अगर ये गुड हो गया तो ये पुअर हो जाएगा। समझ आ रहा है? अच्छा, ये वाला देख लो, गुड रिफ्लेक्टर आर ऑल्सो पुअर एमिटर। अगर कोई अच्छा रिफ्लेक्टर है, जो भी सिखाया जा रहा है सब बाउंसर, बराबर है, तो ये पुअर एमिटर होगा, क्योंकि एब्जॉर्ब भी कम करेगा तो एमिट भी कम करेगा। क्या स्टेटमेंट समझ आया? सारी चीजें इसमें कुछ भी स्टेटमेंट वाले या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिए। अच्छा, वैसे तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी पॉसिबल नहीं है कि जो 100% पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन साइंटिस्ट ने नियरली परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाया है, जिसमें से एक एग्जांपल आपका कौन सा है? फेरीज ब्लैक बॉडी। कौन सा ब्लैक बॉडी? फेरीज ब्लैक बॉडी। फेरीज ब्लैक बॉडी क्या है? इस पे आपको सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा यहां पर। इसमें अगर शुरुआत से देखोगे तो क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है मालूम है? वो जो 4 मार्क का वो बताया मैंने आपको, प्रेशर वाला, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, मेयर्स रिलेशन, और उसके बाद ये वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसको ध्यान रखना। और जैसे मैंने पॉइंट्स लिखा है ऐसे ही याद करोगे तो इजीली याद हो जाएगा। डायग्राम भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ डायग्राम भी बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है कई मरतबा। ठीक है, आइए इसको करते हैं। पहले डायग्राम समझ लेते हैं, फिर मैं पॉइंट समझाऊंगा, पॉइंट पढ़ूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, फेरीज ब्लैक बॉडी क्या बच्चों? एक डबल वॉल्ड है। कैसा है? डबल वॉल्ड, यानी 2 वॉल होती है इसके अंदर। एक स्फीयर, पहले तो ये समझ लो एक गोला जैसा होता है। बॉल देखा है कि नहीं देखा? ठीक है, तो बॉल, और अंदर से कैसा होगा? ये हॉलो रहेगा। कैसा रहेगा? हॉलो रहेगा। तो हॉलो रहता है। इसकी 2 लेयर है, आप ऐसे बोल सकते हैं, 2 वॉल है। एक ये इनर वॉल है। कौन सी वॉल है बच्चों? ये। और ये बाहर वाली
आउटर वॉल। तो परफेक्टली सॉरी, फेरिस ब्लैक बॉडी क्या होता है? डबल वॉल्ड हॉलो स्फीयर है। डबल वॉल्ड क्या है? हॉलो मेटालिक स्फीयर है, मेटल का स्फीयर होता है, जिसकी इनर वॉल पे हम लोग लैंप ब्लैक लगाते हैं। अब बोलेंगे लैंप ब्लैक क्या होता है? चिराग जलाया कभी घर में आप लोग ने? ठीक है, सुनो, जब चिराग जलाओगे चम्मच को ऊपर रख देना, ऐसे बंद मत कर देना, ऐसे ऊपर जो उसकी आंच निकलती है ऊपर ऐसे चम्मच को रख दो थोड़ी देर के लिए, 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए ऐसे रखो, और उसके बाद फिर ऐसे करके उसमें ऐसे क्या दिखाई देगा पता है? हाँ, काजल, है ना? किसी गांव देहात में ऐसे करते भी है वो, ऐसे चिराग में ऊपर करके थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद ऐसे करके ये छोटे बच्चों को ऐसे लगा देते हैं, दोनों तरफ है ऐसे। तो वो क्या होता है आपका? उसको लैम्प ब्लैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? या सूट कहा जाता है, सूट, सूटी फ्लेम कभी सुना होगा आप लोग ने। तो सूट, जो काजल निकलता है वो क्या है? सूट है ना? अच्छा सुनो, तो हम लोग ये इनर इसको क्या करते हैं? लैम्प ब्लैक से कोटिंग कर देते हैं। लैंप का ब्लैक, समझ आ रहा है? लैंप से ही निकाला ना मैंने, तो लैंप ब्लैक से इसका अंदर कोटिंग करते हैं, वो काला होता है, करियाऊ होता है। ओके, ब्लैक क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ब्लैक जो है वो गुड एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, तो अंदर ऐसे कर दिया, और बाहर वाला जो सरफेस है वो आपका होता है पॉलिश्ड सरफेस। कैसा होता है? पॉलिश्ड सरफेस। अच्छा, इनके बीच का जो स्पेस देख रहे हो, ये दोनों वॉल के बीच का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इवैक्यूएटेड होता है। मतलब क्या हो गया? वैक्यूम होता है। क्या होता है? उधर पे एयर भी नहीं होता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो मैं आपको रीजन बताऊंगा। क्योंकि इधर वाले पे ना, अंदर वाले सरफेस पे हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे इस होल के थ्रू। इस होल को एपर्चर कहते हैं। एपर्चर का मतलब ही होल होता है। तो ये पूरे बॉल के अंदर हम लोग एक क्या कर देंगे? होल कर देंगे। तो ये होल है वो, जहां से हीट क्या नाम है, रेडिएशन आप फॉल करवाओगे। अच्छा, एक और बात, ये जो होल आप देख रहे हो एपर्चर, इसके सामने एक कोन लगा दो। कोन देखा है ना आप सभी बच्चों ने? मेहंदी का कोन देखा है? कोनिकल शेप देखा है कि नहीं देखा है? कोन क्यों बोलते हैं? कोन का शेप होता है उसका, जोकर की टोपी जैसा शेप, है ना? अच्छा, तो ऐसा हम लोग यहां पर एक कोनिकल प्रोजेक्शन, इसका नाम याद रखिए, क्या नाम है? कोनिकल प्रोजेक्शन। इसको ऐसे लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब इसके सरफेस पर एक कागज पड़ा होगा, देखो यहां पर, ठीक है, मूंगफली बेचते हैं हम लोग। ये देखो, ये कुछ कोन शेप का ऐसे इधर पे फिट होता है, देख रहे हो? कोन शेप का ऐसे। अब क्या होगा? जैसी लाइट इधर पे गिरेगी ना, तो ये वाले सरफेस पर गिर के क्या ये वापस जा सकती है? समझ आ रहा है? इंक्लाइंड सरफेस है ना, तो यहां से टकरा के ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। जैसे देखो, लाइट यहां से, सॉरी, इंसिडेंट रेडिएशन यहां से आया, हीट रेडिएशन, टकराने के बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। अब आप मुझे बताओ ये क्यों लगाया होगा? रीजन बताओ। हाँ, अगर मान लो ये नहीं लगाते, ये सीधा ऐसे ही रहता, तो ये आता पड़ता, उसका मान लो कुछ हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा तो एब्जॉर्ब होगा क्योंकि ब्लैक है, फिर कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी कर जाता, और वो कहां चला जाता? सीधा सीधा। हम लोग चाहते हैं कि जो चीज अंदर जाए वो बाहर, परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाना है अपने को। क्या बनाना है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या होता है? जिसके अंदर हीट आएगा तो जाना नहीं चाहिए। आई बात समझ में? तो यहां पर ये कोनिकल प्रोजेक्शन क्यों लगाया गया है? टू प्रिवेंट बैक रिफ्लेक्शन। टू प्रिवेंट बैक रिफ्लेक्शन मतलब इंसिडेंट रेडिएशन जब यहां फॉल करेगा तो वापस जाना नहीं चाहिए। अच्छा, यहां गिरने के बाद ये इधर आएगा, इधर भी लगा हुआ है लैम्प ब्लैक, समझ आ रहा है? फिर यहां पर उसमें से जो भी बचेगा वो यहां आएगा, उसका मैक्सिमम परसेंट यहां पर क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर कुछ हिस्सा यहां रिफ्लेक्ट होगा, उसका मैक्सिमम परसेंटेज। तो ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते होते ये जो इंसिडेंट रेडिएशन आपने इधर पे होल से एंटर करवाया है, पूरा पूरा ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब पूरा पूरा ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो गया, इसका मतलब ये कैसे काम कर रहा है? ये जो होल है ना, दिस एपर्चर बिहेव्स एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये जो होल है वो कैसे काम कर रहा है?
एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, क्योंकि यहां से जो भी रेडिएशन एंटर करेगा वो वापस नहीं आएगा, पूरा पूरा ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। समझ आई कहानी? कोनिकल प्रोजेक्शन क्यों लगाया गया है? टू प्रिवेंट बैक रिफ्लेक्शन। बोलो, टू प्रिवेंट बैक रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये जो मेरा, चलो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं। फेरिस ब्लैक बॉडी क्या है? डबल वॉल्ड, क्या है? डबल वॉल्ड मेटालिक स्फीयर है, ठीक है, विद इनर सरफेस कोटेड विद लैम्प ब्लैक, और आउटर सरफेस कैसा है? पॉलिश्ड। कैसा है? पॉलिश्ड। अच्छा, द स्पेस बिटवीन टू वॉल इज, अबे द स्पेस बिटवीन टू वॉल इज इवैक्यूएटेड। क्या वर्ड है वो? इवैक्यूएट कर दिया, मतलब अंदर जो एयर थी उसको भी निकाल लिया गया है। समझ आ रहा है? एयर भी नहीं है वहां पर। अब बोलोगे सर एयर क्यों नहीं है? इसका रीजन मैं बताता हूं। जब ये वाला सरफेस आप देख रहे हो ना, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये हीट जब एब्जॉर्ब कर लेगा बच्चों, तो यहां पर हीट को जो है वो कितने तरीके से बाहर, मोड्स कितने हैं हमारे पास? 3। अगर यहां पर एयर होगी, क्या होगी बच्चों? एयर होगी, तो एयर, यहां की एयर यहां पर जब टच करेगी तो झटका लगेगा, यहां से वहां लेके जाएगी और वहां हीट दे देगी उसको, यानी कन्वेक्शन होगा वहां पर। क्या होगा? कन्वेक्शन होगा। तो हम लोग यहां पर नहीं चाहते कि कन्वेक्शन हो, इसलिए एयर को भी क्या कर दिया हमने? वहां से निकाल दिया। नहीं समझे बात को? कन्वेक्शन से रोकने के लिए किया हुआ हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये कोनिकल प्रोजेक्शन क्यों लगाया गया है? कोनिकल प्रोजेक्शन क्यों लगाया गया है? बैक रिफ्लेक्शन से रोकने के लिए। अच्छा, इसका नाम क्या है? ये होल का नाम क्या है? पूरे स्फीयर में जो ये होल है, एपर्चर। एपर्चर का मतलब ही होल होता है। समझ आ रहा है? इस एपर्चर से आप क्या करोगे? एक इंसिडेंट रेडिएशन फॉल करवाओगे और वो ऑलमोस्ट परफेक्टली क्या हो जाएगा? टोटली एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कैसे काम कर रहा है? ये होल कैसे काम कर रहा है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह काम, ये होल काम कर रहा है परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह। ठीक है, अच्छा, लैम्प ब्लैक क्या होता है ये भी समझ में आ गया। अब पॉइंट पढ़ते हैं। देखो सारे पॉइंट समझ में आएंगे, ऐसे ही याद करना जैसा मैंने यहां पर पॉइंट्स लिखा हुआ है, इतने ही पॉइंट लिखना बस हो गया। आ जाइए, फेरिस ब्लैक बॉडी में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड हॉलो, यानी अंदर से खाली, हॉला नहीं बोलना उसको, ठीक है, खैर हॉला भी अंदर से खाली रहता है। तो हॉलो स्फीयर हैविंग टाइनी एपर्चर, छोटा सा क्या होता है इसके अंदर? एक एपर्चर होता है, होल होता है। स्पेस बिटवीन वॉल इज, वॉल के बीच का स्पेस क्या था? इवैक्यूएटेड। आउटर सरफेस क्या होता है? सिल्वर्ड होता है, पॉलिश्ड होता है। इनर सरफेस क्या होता है? कोटेड विथ लैम्प ब्लैक। क्लियर है बात? पॉइंट पढ़ते जाओगे सब चीज समझते जाएगी। एक कोनिकल प्रोजेक्शन के बारे में बात करता हूं। यहां पर ना थोड़ा ऐसे लिखना, देयर इज अ, ऐसे करके लिखना, मैंने वो लिखना भूल गया। देयर इज अ कोनिकल प्रोजेक्शन अपोजिट टू एपर्चर। होल के सामने क्या है बताओ? ये कोनिकल, अरे एपर्चर के सामने क्या है? कोनिकल प्रोजेक्शन। तो देयर इज अ कोनिकल प्रोजेक्शन अपोजिट टू द एपर्चर। एपर्चर इधर है, कोनिकल प्रोजेक्शन इधर है, उसके अपोजिट में। फंक्शन क्या है इसका? काम क्या है? टू प्रिवेंट द बैक रिफ्लेक्शन अलोंग द सेम पाथ। सेम रास्ते से बैक रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए लगाया गया है। ठीक है, अच्छा, हीट रे एंटरिंग द स्फीयर थ्रू एपर्चर सफर्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन। आप देख रहे हो कितने बार रिफ्लेक्शन हो रहा है? ठीक है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन और ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। दस एपर्चर बिहेव्स लाइक, ये जो होल है वो कैसे काम कर रहा है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह काम कर रहा है। आगे बात समझ में कर लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। आपके एग्जाम में जब भी ये चैप्टर होगा तो इस पर सवाल जरूर पूछा जाता है। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट, अगेन ये किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन एंड इट्स प्रूफ बात करेंगे। ये अगेन 3 मार्क का आपका सवाल है बच्चों। किरचॉफ्स लॉ याद करो, हम लोग ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ पढ़ा हुआ है। अब इसके सवाल के अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी किरचॉफ वाले जो पढ़ा थे वो सर्किट वाले लॉ थे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, समझ आ रहा है? करंट जंक्शन लॉ, ठीक है, वोल्टेज लॉ, सेकंड वाला जो लॉ है। यहां पर जब भी सवाल आपको पूछा जाएगा ना, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, आपको ऐसा सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ, तो याद रखना ये केटीओजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से सवाल पूछा जा रहा है आपको। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, ध्यान रखना है, यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है।
आप किरचॉफ्स लॉ देखोगे और वहीं पर डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी के दोनों लॉ लिख कर आ जाओगे। ऐसा नहीं, कौन सा पूछ रहा है, हीट रेडिएशन का पूछ रहा है तो फिर ये वाला करना पड़ेगा। अच्छा इसको समझाता हूं मैं, ये सुनो, एक्चुअल में कुछ नहीं है, बहुत आसान है, उससे भी आसान लॉ है ये, ठीक है। ए आपको कौन है बताओ, ए कौन है, ए कौन है, वेरी गुड, और ई कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन भी और एमिसिविटी भी है, ठीक है। तो कोई बॉडी के लिए यहां पर देखो, फॉर अ बॉडी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी है सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब क्या समझ में आ रहा है, सुनो, सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर क्या है, सेम है, तो हम लोग बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में। कैसा है ये, ठीक है। अब जब कोई बॉडी सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है तो ये जितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, समझ आ रहा है, उतना ही क्या करेगा, एमिट करेगा। तो यहां पर ए और ई क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, समझ आ गया, यही किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन है। ए किसके बराबर, जो जब भी आपको किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आना चाहिए, ए इज इक्वल टू ई। अब इसी को अगर हमने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया तो लॉ कंप्लीट हो गया बच्चों। लेकिन इसके लिए बॉडी मस्ट बी एट थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ में क्या होना चाहिए, कौन बोलेगा थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, तो इसको कहा जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहा जाता है बच्चों, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जब भी ऐसा होगा तो ए और ई एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। अब इधर आ जाइए, फॉर अ बॉडी इन थर्मल इक्विलिब्रियम एमिसिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन भी लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू इट्स कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी लिख सकते हो, या दूसरा नाम बताओ, मैंने वो भी बताया था, एब्जॉर्प्टिविटी, है ना, बताया था नहीं बताया था, एक मिनट। तो खैर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। जब भी किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन आएगा सवाल, आपके दिमाग में क्या पहले आना चाहिए, कोई भी याद रखो, कोई भी फॉर्मूला बेस्ड अगर आपका डेफिनेशन है ना, सबसे पहले आपके दिमाग में फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही क्या बनता है, डेफिनेशन बनता है या लॉ बनता है। कहीं पर भी फिजिक्स इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि आपको फॉर्मूला पहले क्लिक कर लेना, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना लेना। ए यहां पर कौन है, ए के क्या क्या नाम है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी नाम है, और क्या नाम है, एब्जॉर्प्टिविटी भी नाम है, बराबर। तो आप एक सिंगल टर्म इस्तेमाल कर लो, एब्जॉर्प्टिविटी पूरा ना लिखते हुए, ठीक है। ई का क्या क्या नाम है, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन भी है और एमिसिविटी भी है। तो आप ए के लिए एब्जॉर्प्टिविटी इस्तेमाल कर रहे हो और ई के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हो, एमिसिविटी। क्या हुआ, स्पेलिंग ना, हाँ ठीक है ना, वो सही कर लेना तुम लोग, एमएसी वी है ना, वी है ये, हाँ एमिसिविटी। ए इज इक्वल टू ई, सभी बच्चे याद हो गया, क्या बोलेंगे हम लोग। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि बॉडी मस्ट बी एट थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, ओके। फॉर अ बॉडी इन थर्मल इक्विलिब्रियम एमिसिविटी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिविटी एट द सेम टेम्परेचर फॉर ऑल दी वेवलेंथ। अब ऑल दी वेवलेंथ क्यों बात कर रहे हैं अपन, आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है, सुनो अब आगे इसकी कहानी और अच्छे से क्लियर होगी। क्योंकि अगर कोई बॉडी, ठीक है, ये सराउंडिंग से हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो एब्जॉर्ब कर रहा होता है ना, ये वाले जो रेडिएशन है इनकी वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है, सारे जो है ना वो सेम नहीं होंगे। तो हो सकता है ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3 है, ये लैम्डा 4 है, ये लैम्डा 5 है, अगेन ये मान लो लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3 है, ये लैम्डा 4 है, ऐसे समझ आ रहा है। तो अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशन इस पे फॉल होते हैं, और अलग अलग रेडिएशन वाले क्या नाम है, रेडिएशन वाले क्या नाम है, वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशन क्या होते हैं, रेडिएट भी होते हैं। तो अगर मैं कोई एक को पकड़ लूं, जैसे लैम्डा 1 को पकड़ लेता हूं, तो लैम्डा 1 वाले का ई और ई क्या होगा, ए और ई क्या होगा, बराबर रहेगा। लैम्डा 2 वाले के लिए बात करता हूं तो उसका भी एब्जॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर लैम्डा 3 के लिए बात कर रहा हूं तो इसका भी
ए और ई बराबर रहेगा, तो इसलिए बोला है फॉर ऑल दी वेवलेंथ। तो ऑल दी वेवलेंथ क्यों चिपकाया है यहां पर डेफिनेशन में, समझ आ रहा है? बिकॉज जो बॉडी जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो अलग अलग वेवलेंथ वाली होती है, जो एमिट करेगा वो भी, जो एब्जॉर्ब करेगा वही एमिट करेगा। तो कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए आप बात करो ए और ई बराबर होगा, कोई दूसरे वाले के लिए बात करो उसके लिए भी ए और ई क्या होगा, इसका मतलब सारे वेवलेंथ के लिए ए और ई, तो इसलिए क्या लिखा हुआ है फॉर ऑल दी वेवलेंथ। आई बात समझ में? इसको और विस्तार से आप आगे चल के पढ़ने वाले। अब इसको ना प्रूफ करना है बच्चों, सिर्फ स्टेटमेंट लिखने का मार्क्स नहीं है 3 मार्क्स, आपको उसको स्टेट एंड डिराइव किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन ऐसे पूछेगा। तो स्टेट बोला तो स्टेटमेंट लिख दिया अपन ने, ये दिस इज द स्टेटमेंट। सवाल समझ आ रहा है कैसे बोलेगा? स्टेट एंड डिराइव, तो स्टेट बोलेगा तो स्टेटमेंट लिखने का, डिराइव बोलेगा तो ये प्रूफ करने का। अब इसके अंदर करना क्या बच्चों, ये आपको समझ में आ रहा है कौन है? ये दो लोग कौन है? ऑर्डिनरी बॉडी और ये ब्लैक बॉडी है, और ये बस ओके, ये आइसोलेटेड है बच्चों, सराउंडिंग से हमने इसको एकदम अलग कर दिया है। ये दो बॉडी है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है। दो बॉडी कैसी है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। मेरे पास ए बॉडी है और बी बॉडी है, थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर क्या है? सेम है। तो हमने एक क्या नाम है, कंटेनर लिया हुआ है जिसके अंदर ये दो बॉडी लिए, कौन? ए और बी। कंसीडर ऑर्डिनरी बॉडी ए एंड परफेक्ट ब्लैक बॉडी बी ऑफ इंसिडेंट आइडेंटिकल शेप। दोनों का शेप कैसा है? प्लेस्ड इन एन एनक्लोजर, एक बंद क्या नाम है डब्बे में रखा गया है, एंड बोथ ऑफ बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद एनक्लोजर। यानी जिस डब्बे में रखा गया है उसका टेम्परेचर, यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर, इसका तीनों का क्या है? टेम्परेचर सेम है। इन दोनों का भी आपस में टेम्परेचर क्या है? सेम। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, आर कौन होता है ये आपको पता है? आर कौन है? रेडिएंट पावर। सिर्फ आर किसका होगा? ऑर्डिनरी बॉडी का। आर बी किसका होता है? नहीं आ रही बात समझ में? रेडिएंट पावर या एमिसिव पावर याद करो, अभी डेफिनेशन किया, सारे डेफिनेशन करने के बाद ही इधर पहुंच रहे। डायरेक्ट ये करवाऊंगा तो समझेगा नहीं, क्योंकि आपने इंडिविजुअली आर, आर बी, ए, ई सब पता होना चाहिए। ओके, तो ये बता दिया। एज टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए बी सेम, ए और बी का टेम्परेचर क्या है? सेम है। तो क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ हीट क्या होगा? एमिटेड। मतलब जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही क्या करेगा? तो पहले ए को पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ लेते हैं? तो फॉर बॉडी ए, फॉर बॉडी जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही क्या करेगा? एमिट करेगा। मुझे बताओ ये कौन होता है? रेडिएंट पावर है ना? कौन होता है ये? रेडिएंट पावर। तो यहां पर क्यूए आपका क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, कैपिटल ए मतलब ए बॉडी की बात कर रहा हूं, ठीक है? क्या ये किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा, जो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से निकल रहा है। तो क्यूए ऑफ ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, जरा ये वाला फॉर्मूला याद करना। स्मॉल ए का फॉर्मूला क्या ये फॉर्मूला था? याद करना जरा बच्चों जल्दी से। ए का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू था कि नहीं? तो ये यहां चला गया, ए इंटू क्यू किसके बराबर होगा? ठीक है, तो क्यूए की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? ए इंटू, ये किसके लिए? ए बॉडी के लिए चल रहा है बात, इसलिए मैंने ब्रैकेट के बाहर ए लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये मेरा बराबर हो गया बच्चों आर के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? आर के। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसको। क्या दे दीजिए? इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, बस 2 इक्वेशन बनाना, डिवाइड करना है, बस कहानी खत्म। फॉर बॉडी बी, बी बॉडी के लिए क्या लिखा आपने? जितना एब्जॉर्ब किया उतना ही क्या करेगा? एमिट करेगा। आपको पता है ना ये एमएससी पावर। ओके, तो क्यूए फॉर किसके लिए? बी बॉडी के लिए, ठीक है, ब्लैक बॉडी के लिए, इज इक्वल टू आर बी लिखूंगा मैं। अच्छा, इसकी जगह भी मैं क्या लिख सकता हूं? सेम कहानी, ए इंटू क्यू इज इक्वल टू आर बी। लेकिन आपको क्या याद है? फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी ए की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। नहीं याद है बच्चों? ठीक है, तो यहां पर ए की जगह पर 1 क्यों लिखा? फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो सिर्फ बचा क्यू, क्यू इज इक्वल टू आर बी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बोलो इतना क्लियर है सभी बच्चे? अच्छा, अब आपके सामने बच्चों इक्वेशन नंबर 1 भी है और इक्वेशन नंबर क्या है? 2 है। बस दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड, ए क्यू अपॉन क्यू, क्यू से क्यू क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो गया, देख रहे हो? अच्छा, राइट में कौन हो गया? आर अपॉन आर बी। क्या आपको पता नहीं आर अपॉन आर बी किसके बराबर था?
ई के बराबर था, तो यहां पर आपका ये तो कैंसिल हो गया, ए बचा, आर अपॉन आर बी हमारा ई के बराबर होता है, किया हुआ डेफिनेशन हमने, ए किसके बराबर हो गया, कितना आसान है। पहले ए बॉडी ले लेना, ठीक है, आपको पता है एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ हीट एमिटेड, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में क्या होता था अपना रेडियंट पावर आर, तो QA ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू आर, QA ऑफ ए बॉडी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, A इंटू क्यू इज इक्वल टू आर, ये पहला इक्वेशन बन गया। बी बॉडी के लिए भी ऐसे ही बनेगा, A इंटू क्यू इज इक्वल टू आर बी, लेकिन आपको पता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए एक ही वैल्यू क्या होती है, तो वहां पर Q इज इक्वल टू आर बी आ जाएगा, दोनों को बस डिवाइड कर दीजिए, इधर तो A बचेगा, ये वाला फॉर्मूला क्या बनता है, आर अपॉन आर बी, ये होता है। सब डेफिनेशन हमने छोटे छोटे टुकड़ों में सारी चीजें पहले बात किया, अब इसको अप्लाई करने जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कर पाओगे, समझ गए, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये भी, हाँ। ठीक है, बस खत्म ही होने वाला चैप्टर हमारा, थोड़ा सा बचा, बस इतना ही बचा है, फिर बाद में न्यूमेरिकल्स है। आ जाओ, ये वाली चीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं आप तुमको, ऑलरेडी मैंने थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये आप देख रहे हो बच्चों, हमारे पास क्या एक बॉडी है बड़ी सी, ये इतना सा जो एरिया, ये कौन सा एरिया है, यूनिट एरिया, ऐसा यूनिट में बताऊं 1 मीटर स्क्वायर, ये मेरा यूनिट एरिया है, इसको ऐसा जूम करके यहां बताया हुआ है, ये वाला एरिया यहां बताया मैंने बड़ा करके, क्या लिखा है यहां पर, मैग्नीफाइड व्यू, बड़ा करके जूम करके। अच्छा, तो यूनिट एरिया में से अलग अलग वेवलेंथ वाले क्या हो रहे हैं, देखो लैम्डा 1 लैम्डा 2 वाले रेडिएशन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, समझ आ रहा है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको लाइन वाइज अगर बता दूं तो लैम्डा 1 मेरा सबसे छोटा है, ठीक है, ऐसे मैंने कितने लैम्डा 5 तक बताया, तो लैम्डा 5 सबसे बड़ा है, लैम्डा 1 सबसे छोटा है, लेकिन लैम्डा 5 क्या है, सबसे बड़ा है, तो ऐसे ऑर्डर में लैम्डा 1 फिर उससे बड़ा लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, लेकिन हमने यहां पर लैम्डा 3 को लैम्डा मैक्स बोला मैंने, तो लैम्डा मैक्स क्यों बोला, बड़ा तो लैम्डा 5 है, तो आप सुनिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है, लैम्डा मैक्स आपको समझना है कि लैम्डा मैक्स बड़े वाले को क्यों नहीं बोला है। अच्छा मुझे बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा कौन निकल रहा है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5, लैम्डा 3 ज्यादा निकल रहा है, यूनिट एरिया में से ज्यादा कौन निकल रहा है, इसलिए वो लैम्डा मैक्स है। तो लैम्डा मैक्स क्या होता है, उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होती है, वो ज्यादा नंबर्स में निकल रहे होते हैं, नहीं समझे। चलो काउंटिंग देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ऑर्डर क्या है बच्चों, लैम्डा 1 सबसे छोटा है, लैम्डा 5 सबसे बड़ा है लेंथ में, लेकिन इस यूनिट एरिया में से, ठीक है, लैम्डा 1 को अगर मैं काउंट करूं, मेरे पास कितने हैं, लैम्डा 1 ओनली 1 है, लैम्डा 1 कितना है, लैम्डा 2 मेरे पास कितने हैं, जरा चेक करना, लैम्डा 2 2 ही है, लैम्डा 3 चेक करते हैं, ये बोलो लैम्डा 3 मेरे पास कितने हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद लैम्डा 4, लैम्डा 5, अब बताओ कौन सा आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक मिनट, इसको भी मैं डिफरेंट कलर दे देता हूं, सबसे ज्यादा कलर में आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, लैम्डा 3 दिखाई दे रहा है ना, तो लैम्डा 3 क्योंकि यहां पर इस यूनिट एरिया में से ज्यादा निकल रहे हैं, नंबर्स में ज्यादा है, इसलिए वो क्या होगा, लैम्डा मैक्स कहलाएगा। तो लैम्डा मैक्स कौन होता है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, वो नहीं, जो ज्यादा नंबर्स में निकल रहे हैं, किसका रेडिएशन ज्यादा यहां पर हो रहा है यूनिट एरिया में, लैम्डा 3 का हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लैम्डा मैक्स। इस बात को ध्यान रखना, लैम्डा मैक्स का मिसकंसेप्शन क्या होता है, जब आप ग्राफ स्टडी करोगे, नीचे ग्राफ भी 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, तो
आप देखोगे कि बीच वाले वेवलेंथ को जो है ना मैक्सिमम बोला गया है, जबकि आगे वाला वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो लैम्डा मैक्स मतलब क्या है? लैम्डा मैक्स का क्या मतलब है? उसकी वैल्यू ज्यादा है या वो ज्यादा नंबर्स में निकल रहे हैं? ज्यादा नंबर्स में निकल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखो, इसलिए उसको लैम्डा मैक्स कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये कहानी कहां काम आएगी पता है, जो मैंने अभी सिखाया आपको, ये याद रखना, ये कौन है? सोर्स ऑफ रेडिएशन है, या इसको रेडिएटर भी बोलेंगे। हॉट ऑब्जेक्ट, गर्म ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, एट कोई टेम्परेचर पे रहेगा, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अच्छा, कितने बच्चों को एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन पता है? फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या? E इज इक्वल टू एच न्यू, ये वाला फॉर्मूला देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स हम लोग बात करें तो फोटोन एनर्जी हमारे पास क्या होता है? E इज इक्वल टू एच न्यू। ये H कौन है पता है? प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? ये आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ये न्यू कौन है पता है? फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक और चीज, ये न्यू की जगह C अपॉन लेमडा फॉर्मूला बनता है, C अपॉन लेमडा होता है। C यहां पर कौन है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। C कौन है? H कौन है? प्लांक्स कांस्टेंट। C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेमडा कौन है? ये जो रेडिएशन जा रहा है ना ऐसे, तो इसका एक वेव का लेंथ होता है, वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको? वेवलेंथ। सारे समझ आए क्या क्या बोला? जो रेडिएशन है उसका एनर्जी कितना होगा? E इज इक्वल टू एच न्यू। H कौन है? प्लांक्स कांस्टेंट। न्यू कौन है? फ्रीक्वेंसी। अच्छा फ्रीक्वेंसी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? C अपॉन लेमडा। आगे चल के आप चैप्टर में पढ़ोगे इसको। C अपॉन लेमडा लिख सकते हैं। C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लेमडा कौन है? वेवलेंथ ऑफ लाइट या रेडिएशन, जो भी अपन बात करें। अच्छा आपको ना यहां पर यह समझना है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है बताओ? डायरेक्ट रिलेशन है। और एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? अगर कोई रेडिएशन है, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी भी क्या होगा? ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो सभी बच्चे, ई और फ्रीक्वेंसी में, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुआ तो एनर्जी भी ज्यादा होगा। और वेवलेंथ और एनर्जी में क्या रिलेशन है? अगर वेवलेंथ ज्यादा है एनर्जी कम रहेगी। समझ आ रहा है? और अगर क्या नाम है, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। इस बात को ध्यान रखना। यहां पर हमने कुछ रिलेशन यहां पर लिखा हुआ है मैंने। लो टेम्परेचर पर पावर रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, शॉर्ट रीजन होगा, फ्रीक्वेंसी रीजन। हाँ ठीक है, पहले काम करते हैं, ये वाला बताता हूं, फिर इसके अकॉर्डिंग वहां पर अपन बात कर लेंगे। ये ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए ड्रॉ करने के लिए आता है। कितने मार्क के लिए? 2 मार्क्स के लिए आता है। अब हम लोग क्या ड्रॉ करने वाले हैं इसको समझिए आप। सबसे पहला ग्राफ जो हम लोग इसमें बनाएंगे वो लो टेम्परेचर पर 3000 केल्विन टेम्परेचर है। कितना टेम्परेचर? तो एक आपके पास बॉडी है, एक आपके पास क्या है? बॉडी है। इसका टेम्परेचर कितना है? 3000 केल्विन। कितना? ये अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशन निकालता है, जैसा कि ऊपर बताया मैंने आपको। ठीक है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, है ना, एंड सो ऑन, ऐसे करके। अच्छा ऊपर के हिसाब से कौन सा वाला सबसे ज्यादा निकल कर आ रहा था? तो मैं यहां पर ना लैम्डा की वैल्यूज पुट कर दे रहा हूं। सुनो, यहां पर मैं बात कर लेता हूं लैम्डा 1, ठीक है, यहां पर मैं बात कर लेता हूं लैम्डा 2, और यहां पर बात कर लेता हूं लैम्डा 3, ठीक है, एंड लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6, ऐसे करके एंड सो ऑन कर देता हूं। सुनो, और यहां पर हमने रेडिएंट पावर,
रेडियंट पावर क्या होता है? आर। आर का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय 80। सुनो, यूनिट एरिया, ऊपर देखा आपने डायग्राम, यूनिट एरिया यूनिट टाइम में जो हीट निकल रहा है वो सबसे ज्यादा कौन से वाले वेवलेंथ में निकल रहा था? क्वांटिटी उसमें बताओ, लेमडा के टर्म में, 1 वाले में, 2 वाले में, 3 वाले में, या 4 5 वाले में? 3 वाले में। तो लेमडा 3 यहां दिखाई दे रहा है आपको। तो लेमडा 3 पर मेरी ये वैल्यूज, ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। यहां पर कुछ आप नंबर भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा लेमडा 3 पर आ रहा है। लेमडा 2 पर ये पॉइंट आ रहा है, लेमडा 1 पे, ठीक है, ऐसे चेक करने का, ये पॉइंट आ रहा है। लेमडा 5 पर, लेमडा 5 पर ऐसे जा रहा है। लेमडा 6 पर कुछ ऐसे आ रहा है। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से इसमें हो रहा है? लेमडा 3 में। ये कौन है? ये आर, रेडियंट पावर। कौन सी वेवलेंथ वाले में सबसे ज्यादा हीट निकल रही है? हाँ, लेमडा 3 में। किसमें? लेमडा 3 में। तो ये कौन हो गया मेरा? लेमडा मैक्स। तो यहां की जो वेवलेंथ होगी, जैसे 1000 लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू मेरी कौन हो जाएगी? लेमडा मैक्स हो जाएगी। तो ग्राफ ऐसे चला ना, देख लो जरा ग्राफ कैसे चला, ऐसे। तो शुरुआत में बढ़ रहा है, ठीक है। एक बात यहां ध्यान रखना, लेमडा मैक्स के पहले वाली वेवलेंथ के लिए मेरा आर की वैल्यू क्या है? कम। लेमडा मैक्स के बाद वाली वैल्यू के लिए भी आर की वैल्यू क्या है? तो आर की वैल्यू मैक्सिमम कब है? लेमडा मैक्स पर है। लेमडा मैक्स से कम पे भी आर कम होगा, लेमडा मैक्स से ज्यादा उस पर भी आर क्या होगा? तो आपका आर रेडियंट पावर मैक्सिमम कब होता है? लेमडा मैक्स पर होता है। किस पर मैक्सिमम होता है? लेमडा मैक्स पर। ये मैंने कितने टेम्परेचर पर किया? 3000 केल्विन पर किया। कितने पे किया बच्चों? अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता हूं। इस बॉडी का टेम्परेचर 3000 से कितना कर देता हूं? 4000 कर दिया। अब मुझे क्या मिलता है? सुनो, अब मुझे क्या मिलता है? मिटा रहा हूं ये वाला, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखोगे ना, तो यहां पर मैंने लेमडा 2 नाम दिया हुआ ना, तो लेमडा 1 के लिए ये पॉइंट मिल रहा है, लेमडा 2 के लिए मुझे ये मैक्सिमम पीक वैल्यू मिलता है। इसको पहाड़ जैसा होता है ना, पहाड़ दिख रहा है ना, उसका पीक है ना, पहाड़ का जो पीक होता है उसको क्या बोलते हैं? चोटी, पहाड़ की चोटी, वो वाली चोटी नहीं, पीक, ठीक है। और लेमडा 3 के लिए ये पॉइंट मिल रहा है, लेमडा 4 के लिए, लेमडा 5 के लिए। अच्छा, ये सबसे ज्यादा किस में दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? अब की बार सबसे ज्यादा किसके लिए दिखाई दे रहा है आपको? लेमडा 2 के लिए दिखाई दे रहा है। पहले पीक वैल्यू यहां आ रही थी बच्चों, अब पीक वैल्यू यहां आ रही है। तो जैसे ही मैंने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया, जो पीक वैल्यू है वो पीछे शिफ्ट हुआ या आगे शिफ्ट हुआ? पीछे की तरफ शिफ्ट होता है। समझा ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं बॉडी का टेम्परेचर, वापस बात करता हूं, 5000 कर दिया। कितना कर दिया? तो आप देखो अगला जो पहाड़ बन रहा है उसमें देखो पीक इधर हो गया, तो पीक अगेन किधर शिफ्ट हो गया? पीछे। यानी वेवलेंथ कम होते जा रहा है। जो लेमडा मैक्स की वैल्यू है वो क्या होती जा रही है? कम होते जा रही है। पीछे शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या होती जा रही है? कम होते जा रही है। ऐसे ही मैं और टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, तो लेमडा मैक्स की वैल्यू देखो, पीक और पीछे शिफ्ट हो गया बच्चों, और कम हो गया। तो आप याद रखिए लेमडा मैक्स कहां शिफ्ट होता है? अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हूं, पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन वेवलेंथ मेरा कम हो रहा है। अगर आप देखोगे इसकी जो आर है वो क्या हो जाएगा? कम वेवलेंथ पे मुझे आर क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। कम वेवलेंथ पर आर क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। समझ आ रही बात? अच्छा, इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो कि आगे चल के वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बात करेंगे अपन। ये ग्राफ से हमने क्या सीखा? हमने सीखा लेमडा मैक्स और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, मुझे बताओ। बॉडी का टेम्परेचर जब कम रखा था तो लेमडा मैक्स की वैल्यू आगे थी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते गया लेमडा मैक्स कम होता गया, टेम्परेचर बढ़ाते गया लेमडा मैक्स कम होता गया। अब बताइए क्या रिलेशन है? टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है।
लैम्डा मैक्स का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। और यही जो है ना, इसको लफ्जों में बोल देंगे तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हो जाएगा। कौन सा डिस्प्लेसमेंट लॉ? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो कि 2 मार्क का अगेन आपका क्वेश्चन बनेगा। ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कांस्टेंट आता है बी। क्या आता है? बी। ये बी कौन है? वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। क्या है? वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। खैर वो वहां पढ़ेंगे तो वहां बता दूंगा रिलेशन, सारी चीजें। अभी लेकिन ये याद रखना, टेम्परेचर और लैम्डा मैक्स के साथ क्या रिलेशन आया? क्या एक ग्राफ बना लोगे? बहुत आसान है। ड्रॉ करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो पहाड़ की चोटी बनाओगे आप, वो ऐसे पीछे पीछे शिफ्ट होना चाहिए। नहीं तो आप क्या है, बस ऐसे 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 बना दोगे और एक के ऊपर एक ही रहेगा तो गलत हो जाएगा। या मान लो कोई आगे कोई पीछे ऐसे कर दिया, वो भी गलत हो जाएगा। सब आगे हो जाएगा तो भी गलत हो जाएगा। क्योंकि इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? पीक कहां शिफ्ट होना चाहिए? पीछे की तरफ। ऐसे बनाओगे तभी ये करेक्ट डायग्राम होगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। एग्जामिनर समझ जाएगा ये ना रट्टा मार के बस देखा हुआ है, इसको मतलब नहीं मालूम है कि क्या है। कुछ आ रही बात समझ में? तो ड्रॉ करते वक्त इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 मार्क के लिए आपका सवाल हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या बचा है? और ये आपका जो 400 से 700 है, पता है आपको क्या है? ये विजिबल स्पेक्ट्रम होता है ना, 400 नैनोमीटर से 700 के बीच में। विजिबल स्पेक्ट्रम कौन? विबग्योर। समझ आ रहा है? तो विबग्योर इसके बीच में होता है, 400 से 700 के बीच। समझ आ रहा है? तो वो रेंज दिया है विजिबल स्पेक्ट्रम। और लो टेम्परेचर पे अगर मैं बात करूंगा, हाँ अच्छा, और एक चीज बात करूं, ये जो ग्राफ है ना, इसके अंदर जो एरिया आता है ना बच्चों, सबसे कम एरिया किसका होगा? कौन से ग्राफ के अंडर में सबसे कम एरिया होगा? कौन से ग्राफ के अंडर में सबसे कम एरिया है? ग्राफ के अंडर एरिया देखने का, नीचे वाले। तो इसका एनर्जी रेडिएटेड एनर्जी क्या रहेगा? कम रहेगा। जिसका एरिया कम उसका एनर्जी कम, जिसका एरिया कम उसका एनर्जी कम। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका एनर्जी जो है ना कम रहेगा। अच्छा, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट है। एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी भी। अच्छा, एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? एनर्जी कम तो वेवलेंथ। समझ आ रही बात कुछ? अच्छा, इधर देखना, लो टेम्परेचर मतलब नीचे वाला ग्राफ बात करोगे, ठीक है। एनर्जी एरिया अंडर दी ग्राफ क्या आ रहा है? कम। तो एनर्जी भी क्या होगा? कम। स्मॉलर, स्मॉल लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी अगर एनर्जी कम है तो शॉर्ट रीजन आ जाएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है ना, तो उसका शॉर्टर रीजन आ जाएगा। अच्छा, ये दोनों में तो इनवर्स रिलेशन है ना, नहीं आ रही बात समझ में? तो वेवलेंथ का रीजन क्या होगा? लॉन्ग रीजन रहेगा। समझ आ रहा है? वेवलेंथ का रीजन देखो ना, यहां पर इतना बड़ा रीजन आ रहा है वेवलेंथ का रीजन, ठीक है। अच्छा, एट हाई टेम्परेचर चले जाओ इधर पे, ये वाला सबसे बड़ा वाला ग्राफ, ठीक है। इसके अंडर एरिया क्या आएगा? ज्यादा। तो यहां पर पावर रेडिएटेड पर यूनिट टाइम क्या होगा? लार्ज। एनर्जी लार्ज होगी तो फ्रीक्वेंसी लार्ज रहेगा। समझ आ रहा है? लॉन्ग रीजन रहेगा, लॉन्गर रीजन आएगा, लेकिन शॉर्टर रीजन। तो इसके अंदर जो रीजन ये आ रहा है ना, वो कैसा आ रहा है? वेवलेंथ शॉर्टर रीजन में आ रहा है। और इसके अंदर किधर जा रहा है? लॉन्गर रीजन में जा रहा है वेवलेंथ, आगे की तरफ जा रहा है। और इसके किधर आ रहा है? पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अभी ग्राफ समझ लोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है ना ऑब्जर्वेशन बचा हुआ है, ये वाला पॉइंट भी आपको एकदम सीधा सीधा समझ में आ जाएगा, ठीक है। 5 मिनट में थोड़ा सा मैं सिर्फ रीड कर लेता हूँ, हो जाएगा आराम से। फिर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, हाँ इधर आ जाओ। किसी भी गिवन टेम्परेचर पर, कोई भी टेम्परेचर आप ले लो, मैंने अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ बनाया कि नहीं? 3000, 4000, 5000, 5500, है ना। एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन देखा आपने? वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है, एनर्जी भी बढ़ रहा है शुरुआत में, और उसके बाद लैम्डा मैक्स पर मैक्सिमम है, और उसके बाद क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। तो वेवलेंथ के हिसाब से एनर्जी चेंज हो रहा है ना, तो एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। एनर्जी जो है वो क्या है? वेवलेंथ का फंक्शन। अच्छा, किसी गिवन टेम्परेचर पर, मान लो 3000 केल्विन, जो पहला वाला ग्राफ था, रेडिएंट पावर इंक्रीजेस। शुरुआत में ग्राफ ऐसे जा रहा था, फिर उसके बाद पीक पर जाने के बाद डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? इधर पे कौन है? ये एक्सिस पर कौन है? जल्दी से बताना। वेवलेंथ है, क्या है ये? और यहां पर कौन है? रेडिएंट पावर है, ठीक है। तो शुरुआत में ग्राफ ऐसे जा रहा है, इसका मतलब वेवलेंथ बढ़ रहा है और रेडिएंट पावर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लैम्डा मैक्स के बाद क्या होगा?
एनर्जी कम हो रहा है, वेवलेंथ तो बढ़ता ही जा रहा है लेकिन एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब इसी को देखो क्या लिखा हुआ है, एट गिवन टेम्परेचर रेडिएंट पावर, मतलब ये वाई एक्सिस पर जो है इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। तो ऐसे ग्राफ चला, ठीक है, कब तक, लैम्डा मैक्स तक, पीक वैल्यू तक, रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेस। तो रेडिएंट पावर मैक्सिमम तक पहुंचता है, उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज करता है। ये ग्राफ समझ में आया ग्राफ से पॉइंट। अच्छा, वेवलेंथ करस्पॉन्ड टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, जिस पर ये पीक पर था ना, रेडिएंट पावर कहां था, पीक पर, उसकी वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, ऐसे ग्राफ चला, ऐसे गया, जहां पर ये पीक पे था वहां वेवलेंथ जो आता है उसको क्या बोलते हैं, लैम्डा मैक्स। तो वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, जहां पर रेडिएंट पावर बहुत ज्यादा है, या मैं ऐसे बोलूं यूनिट एरिया में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला रेडिएशन कौन सा निकल रहा था, लैम्डा 3 वाला, ऊपर वाले एग्जांपल में। तो लैम्डा 3 क्या बोला था मैंने, लैम्डा मैक्स, तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। यूनिट एरिया से अगर ज्यादा निकल रहा है कोई चीज तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। तो लैम्डा मैक्स हो गया। एरिया अंडर द कर्व मैंने क्या बोला था आपको, एनर्जी एमिटेड होता है ना, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट ऑल दी वेवलेंथ्स। पीक वैल्यू शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, पीक वैल्यू कहां शिफ्ट हो रही थी, याद करो, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा था बच्चों, टेम्परेचर क्या कर रहा था हम, याद करो, बॉडी का 3000 4000 फिर 5000 5500, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो लैम्डा मैक्स पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कम हो रहा था क्या बढ़ रहा था, कम हो रहा था, पीछे शिफ्ट होगा मतलब लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होगी। अच्छा, एट हायर टेम्परेचर रेडिएंट पावर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो रेडिएंट पावर की पीक वैल्यू बताओ कितनी थी, 5500 पे, सबसे ज्यादा थी ना, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेडिएंट पावर है। अच्छा, किसी भी टेम्परेचर पर, फॉर एग्जांपल अभी यहां पर 300 दिया हुआ है, लेकिन अपने को वहां पर ग्राफ में 3000 4000 ऐसे किया हुआ है, तो किसी मान लो टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे बात कर रहा है 300 केल्विन पर, लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁶। अगर आपकी लैम्डा की वैल्यू इससे कम हुई तो रेडिएंट पावर क्या होगा, कम रहेगा, और इससे ज्यादा रहेगा तब भी रेडिएंट पावर क्या होगा, कम होगा। रेडिएंट पावर मैक्सिमम कहां होता है, लैम्डा मैक्स पे, कहां पर, ग्राफ देखो, ग्राफ किसी भी लैम्डा मैक्स पर ये वैल्यू एकदम ज्यादा होती है। ये वाले ग्राफ में बात करूं तो लैम्डा मैक्स पर ये वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो लैम्डा मैक्स पर रेडिएंट पावर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अगर मैं लैम्डा मैक्स से कम वेवलेंथ पे जाऊंगा तो आर की वैल्यू कम, उससे ज्यादा करूंगा तब भी क्या हो जाएगा, कम। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, अच्छा यहां पर गलत नहीं लिखा है 300, आप बोलेंगे सर उधर 3000 से शुरू किया है, वहां पर 300 केल्विन पर ही बात कर रहा है, किसी पे भी टेम्परेचर पे बात करो। तो एट 300 केल्विन लैम्डा मैक्स की वैल्यू इतनी दी गई है। अगर आप वेवलेंथ इससे कम वाला चेक करते हैं तो रेडिएंट पावर इज स्मॉलर फॉर वेवलेंथ डिफरेंट फ्रॉम दिस वैल्यू, इस वैल्यू से चाहे कम हो इससे ज्यादा हो रेडिएंट पावर कम आएगा। नहीं समझे बात को, इस वैल्यू से डिफरेंट बोले तो इससे कम भी और इससे ज्यादा में भी रेडिएंट पावर क्या रहेगा, कम ही रहने वाला है। मैक्सिमम कब होगा, लैम्डा मैक्स पर। तो लैम्डा मैक्स कौन होता है, वो वेवलेंथ है, यहां पर रेडिएंट पावर मैक्सिमम होता है। लैम्डा मैक्स कौन है, वो वेवलेंथ है जिस पर रेडिएंट पावर मैक्सिमम, वो खुद मैक्सिमम नहीं होता है, वो तो बीच में आ रहा है कहीं, ठीक है। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ बता चुका हूं, ये रिलेशन नहीं किया हम लोग ने, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी डेटा का कौन आया, बी, टी को यहां भेज दिया, लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू कौन हो गया, बी हो गया। और बी आपका कौन होता है, कांस्टेंट होता है, बी क्या होता है, कांस्टेंट, कॉल्ड वेन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है 2.897 10⁻³ और ये क्या है, मीटर केल्विन। यूनिट क्या है, कैसे, लैम्डा का यूनिट, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है ना बच्चों, तो ये मीटर हो जाएगा, टेम्परेचर केल्विन, तो मीटर केल्विन, फॉर्मूले से ही हो जाता है। इसको लफ्जों में बोल दो, वेवलेंथ फॉर विच एमिशन पावर और रेडिएंट पावर इज मैक्सिमम। मैंने क्या बोला था, लैम्डा मैक्स कौन होता है, जिस पे रेडिएंट पावर क्या हो, मैक्सिमम हो। तो इसको हमने कैसा बोला, वेवलेंथ फॉर विच रेडिएंट पावर इज मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, टेम्परेचर काय में होना चाहिए, केल्विन में। इसको डिग्री सेल्सियस में मत पुट करना है यहां पर, हाँ क्या पुट करना है बच्चों, केल्विन ऑफ ब्लैक बॉडी। तो इसको बोल दिया। लैम्डा मैक्स कौन है, वेवलेंथ फॉर विच रेडिएंट पावर इज मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, खत्म। प्रोपोर्शनलिटी डेटा बी आया, लैम्डा मैक्स इनटू टी इज इक्वल टू बी। बी इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट और उसके बाद बी की वैल्यू
2.897 10⁻³ मीटर केल्विन। समझ आ गया? जितने भी कांस्टेंट्स इस चैप्टर में दिए गए हैं वो आपको वैल्यूज याद रखना है। ठीक है, अब लास्ट सिर्फ एक पेज बचा हुआ है, चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।